बिरड़ी की भी ऐत जावा कोई घार लाटा, सिरड़ी की भी हमत छाए सार लाटा। कोई बुजुर्ग आदमी है, सदियों से अपना जो है वो बाल बच्चे पाल रहा है, ये कर रहा है, अब उनके बाल बच्चे उसको छोड़ के चले गए, तो अपनी पीड़ा कब वालेगा? जब अब रस कस माटू पानी, जो रस कस माटू पैसा दानी दया दृष्टि भावना प्यार मोहब्बत जितना था वो सब लुटा चुका है, अब वो अकेला रह गया। और जिस दिन खड़क गिर जाएगा ना, तो उसे संभालने कौन? कै पर अंगवाल, किस पे अंगवाल बांटेगा वो जब उसके गिरने की बारी आएगी। और जैसे मैं बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ तो जब मैं अब जाता हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि मैं कहीं बाहर आ गया, बद्रीनाथ नहीं हूँ मैं। वो मंदिर देख के पता चलता है कि हाँ मैं बद्रीनाथ में हूँ, वरना वहाँ की जो लोकेशन पूरा चेंज हो गया है, तो अब मन भी नहीं करता है। जो पुरानी आदत थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो ज़मीन बिक गए, ज़मीनों जहाँ जिस ज़मीन पे हम लोग खेलते थे, जहाँ पे घर वर होते थे, वो सब कट गए हैं, रोडें चेंज हो गई हैं, पूरा बदलाव आ गया पूरा। और समय के साथ तो इंसानियत में भी बदलाव आ गया। और पैसा 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 करते करते मुझे लगता है उत्तराखंड भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उत्तराखंडी कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, सब बाहर के लोग रहेंगे और हमारे उत्तराखंडी लोग यहाँ काम कर रहे होंगे। अब क्या करेंगे? हमारे लोग मॉल में काम करेंगे, सेल्समैन रहेंगे, है ना। जो पैसा दिया है घर पे, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख के बच्चे रोजगार लग गए तो ठीक, नहीं लगे तो फिर वहीं किसी के होटल में काम करेंगे। अपना तो ना जमीन रह गया ना कुछ, बस खाली सोने के लिए एक घर रह गया बस। क्या कुछ बाहर के लोग काम? अब बद्रीनाथ में जब ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे केदारनाथ में भी होगा, धीरे धीरे आपका ये ऋषिकेश हरिद्वार में तो हो ही रहा है। जिनका मकान है वो चिड़ियाघरों में है, बस खाली चिड़ियाघर रह गया वो सुबह निकलना है बाहर और थोड़ा बहुत जितना कमा के फिर उसी चिड़ियाघर में घुसना है। तो हमारे पहाड़ी लोग तो अब ऐसे ही रह गए, लेकिन जो खुली हवा में सांस लेंगे ना, वो बाहर के लोग सांस लेंगे। आपने कई बार संस्कृति विभाग को लेकर के बात कही है कि भाई वहाँ पर काम ढंग से नहीं हो रहा है। मैं संस्कृति विभाग की नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली बीना भट्ट जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बाइकआउट कर लिया क्योंकि मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और आवाज़ सिर्फ यही उठाई कि आप लोग मानदेय कम क्यों दे रहे हो, और दे भी रहे हो तो इतने साल बाद क्यों दे रहे हो? 2-3 साल बाद आप लोगों का पैसा दे रहे हो। गवर्नमेंट तो आपको पैसा दे रहा है हर साल। यहाँ पे आज लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन आज भी आर्टिस्टों को 20-25 हज़ार रुपये मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है, वो टेंडर देता है बाहर के लोगों को, ठेका देता है। वो ठेकेदार बाहर का होता है, क्योंकि हमारे पहाड़ी लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि वो लाखों करोड़ों का टेंडर ले ले, और डालेंगे भी तो मिलेगा नहीं उनको। जिस नेगी जी को 2.5 लाख 3 लाख मिलना चाहिए, वो नेगी जी को 1 लाख मिल रहा है। अब ये पैसा जा किन के रहा है? जो बैठे हैं। कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट बेच के काम जॉब करने लग गए। अब मैं श्याली बम्पाली गा रहा हूँ, श्याली बम्पाली मैंने ही लिखा है, तो श्याली बम्पाली गा रहा हूँ तो मैं लोक गायक नहीं हुआ ना, तो मैंने लोक के लिए नहीं गाया। गुलाबी शरारा को लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। नजर न लगे मैंने इस पे स्ट्राइक मारा था इनका। ओके। और वो मेरा गाना था, लैया फूलिया पैया से तिमला फूली, वो भोटे गाना था। आप ना खुद ही बोल रहे हो कि मेरा गीत कोई नहीं गाएगा, तो गजानन आना ने थोड़ी मारा था कॉपीराइट। पत्थर फोड़े हैं, जो जितनी बिल्डिंगें बनी हैं उनमें हमने पत्थर फोड़े हैं, ईंटें बनाई, 1 50 पैसा 1 रुपये ईंट के हिसाब से वो आज बिल्डिंगों में लगे, रेत सारे हैं खच्चरों में। एक दिन अचानक नेगी जी का फ़ोन आ गया कि महिपाल। बोला हाँ जी, नेगी बोल रहा हूँ। मैं कौन नेगी बोल रहा है भाई? आज तो आदमी रात को हवाई तवाई गाता है, सुबह हिट हो जाता है। काचा क्याला में गाता है, वो भी हिट हो जाता है। आज का परिवेश अलग हो गया। तोड़ की डालियों का निस खलखला उत्तराखंड संगीत जगत ने कई फेज देखे हैं। शुरुआत ग्रामोफोन से हुई, जैसे सारा म्यूजिक दुनिया का हुआ वैसे ही शुरुआत हुई। कैसेट आई, कैसेट के ज़माने में कई गायक पनपे, उसके बाद सीडीज़ आई, सीडीज़ में भी कई गायक बने, और उसके बाद आज डिजिटल ज़माना है, आपका यूट्यूब पर सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अच्छे गायक भी आ रहे हैं, थोड़े सदे हुए कम सदे हुए गायक भी आ रहे हैं। लेकिन जब सीडीज़ का ज़माना चल रहा था, तब एक ऐसा गायक आया, एक ऐसी आवाज़ आई जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। उसकी आवाज़ में जब उसने रोंगपा रंग भाषा के गीत गाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किए गए, और गढ़वाली गाने और कुमाऊनी गाने भी उन्होंने गाए तो वो भी काफ़ी लोगों के मन को भाए। और जो यूट्यूब की सबसे पहली की जो हमारी हिट्स अगर हम उनकी बात करें तो उसमें भी उनका एक गाना शामिल होता है, और वो गाना आपने हर शादी में आज भी सुना होगा। नाम है फ्योलड़िया।
और ऐसे कई गीत हैं जिनके नाम के आगे वो नाम जुड़ता है, फ्योलड़िया, घुघुती, ऐसे कई गाने आपने सुने होंगे। आज हमारे साथ हैं किशन महिपाल जी, वो किशन महिपाल जिन्होंने आपको कई सारी हिट्स दी हैं, लेकिन उन हिट्स के साथ साथ डीजे के शोर के साथ साथ अपनी संस्कृति, अपने लोक गीतों को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया, उसको एक नए कलेवर में, एक नए फ्लेवर में ढालने का काम किया और नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किया। किशन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमारे स्टूडियो आने के लिए। और किशन महिपाल जिससे हम उनके जीवन के बारे में तो बात करेंगे ही, कहाँ से वो आते हैं। वैसे तो आप कई इंटरव्यूज़ में इस बारे में जान चुके होंगे, कई इंटरव्यूज़ उनके हो चुके हैं, उसमें भी बात करेंगे। लेकिन इंटरव्यू की शुरुआत जो है, जैसे हमारी एक परंपरा है, हम हमारे स्टूडियो में जब भी कोई गायक आता है तो उससे हम गवाते हैं। और मुझे लगता है क्योंकि आप बद्री धाम से आते हैं और बद्रीनाथ के कई भजन आपने गाए हैं, तो वैसे मैं चाहूँगा कि एक बद्रीनाथ धाम के किसी भजन के साथ या फिर किसी मंगल गीत के साथ हम इसकी शुरुआत करें। जी धन्यवाद। हाँ, बद्रीनाथ का तो मैं खुद रहने वाला हूँ, और जिस तरीके से आप शुरुआत करते हैं तो उसी तरह के हमारा उत्तराखंडी समाज, देखो देवभूमि के लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग पहाड़ी लोग जो भी काम करते हैं तो सबसे पहले अपने इष्टों को ही याद करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक भजन मैंने गाया था बद्रीनाथ का, हम चु तेरा लाल बोला, हम चु तेरा लाल, हम चु तेरा लाल बोला, हम चु तेरा लाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल, हम चु तेरा, हम चु तेरा, हम चु तेरा लाल बोला, हम चु तेरा लाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल, जय बद्र विशाल बोला, जय बद्र विशाल। बहुत खूब, बहुत खूब। और बद्री विशाल के नाम के साथ ही हम इसको शुरुआत करते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ पे भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी से करते हैं कि किशन महिपाल बहुत अच्छे गाने दे चुके हैं, दे रहे हैं, नया गाना कब आ रहा है, और या फिर आ चुका है तो क्या है वो गाना? नहीं, अभी पर्सनली ऐसा प्रोफेशनली, मतलब जो मेरे चैनल से मैं आता है या मैं जो दूसरे के चैनलों को भी देता हूँ, वो प्रोफेशनल गाना तो नहीं अभी मैंने अभी 1 साल से आया नहीं है। बट अभी एक पहाड़ों का राही नाम से एक चैनल है, और उनके लिए एक गीत हमने तैयार किया है, रंगीलो गणदेश। और अभी बल्कि 2-4 दिन, अभी परसों ही उसका विमोचन हुआ है, 3-4 दिन पहले। और उसमें नेगी जी ने भी गाया है, उसमें मीना राणा जी ने भी गाया है, संजय कमोला जी ने भी गाया है, अमित खरे ने भी गाया है, अंजलि खरे ने भी गाया है, और एक नया लड़का है उनियाल करके, उसने भी गाया है, और सौरभ मैठाणी ने भी गाया है। तो वो एक उत्तराखंडी प्रवेश पे गाना था, पृष्ठभूमि पे, और जंग बहादुर नेगी जी ने लिखा था, और ये पहाड़ों के राय कुलदीप भाई, कुलदीप रावत जी, उन्होंने अपने प्रोडक्शन में उस गीत को तैयार किया। और उसके अलावा अभी गीत आने हैं मेरे, 7-8 गीत हैं जो अभी लाइन लगे हुए हैं। मतलब वो एक्चुअली कारण ये था कि अभी 1 साल पहले, जब पिछली बार जनवरी में जब प्रोग्राम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं जनवरी में, बैक टू बैक प्रोग्राम होते हैं। तो आज प्रोग्राम, दिन सुबह प्रोग्राम, शाम को प्रोग्राम, आज दिल्ली में है, कल बागेश्वर में, परसों हल्द्वानी है, फिर ये दिल्ली, गोपेश्वर, ये टिहरी। तो ये माघ मेला होता है ना, जो उस समय पे घुघतिया त्यौहार होता है, माघ मेला होता है, उधर उत्तरायणी का मेला होता है, गौचर मेला होता है। तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि फुर्सत नहीं होता कलाकारों। और गला इतना ख़राब होता है क्योंकि इतनी अच्छी पेमेंट होती नहीं है हमारे पहाड़ में कि आदमी बोले कि नहीं जी, मेरा दिन में कार्यक्रम है, मैं रात को नहीं करूँगा। तो यहाँ तो जैसे तैसे मिल जाए तो आदमी को पकड़ना पड़ता है, क्योंकि यही है 2-4 महीने का कार्यक्रम होता है, फिर फरवरी मार्च से कार्यक्रम कम हो जाते हैं, मई जून जुलाई में तो होते ही नहीं है। तो वही इस मतलब पूरे साल का ना निकालना पड़ता है। तो वैसी दौरान मेरा ना ये गा गा के गला बैठा, फिर दवाई लिया, फिर कई प्रोग्राम मैंने कैंसिल भी किए 2024 में। 2 प्रोग्राम, बॉम्बई का, एक ये वैशाली का प्रोग्राम कैंसिल किया था, इसी कारण कि गला बैठ गया था। फिर दवाई लिया, फिर गला ठीक हुआ, डॉक्टर ने बोला आप बात ही मत करो, और मैं गा रहा हूँ। उसके बाद भी तो थोड़ा गले में मेरा प्रॉब्लम आ गया था, सिस्ट बन गया था वोकल कॉर्ड में, तो वो 1 साल उसका इलाज पे ही चला गया।
अब लाइव तो जैसे तैसे कभी खराश आती है, कभी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब होती है तो चल जाता है, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। लेकिन आप गाना अब माइक में गा रहे हो तो उसमें अगर खराश आए या आवाज़ फट रही है तो फिर वो रिकॉर्डिंग बेकार हो जाएगा। तो फिर वो इसलिए वो रोकना पड़ा मेरे को रिकॉर्डिंग। अभी सब ठीक है, अभी इलाज हरियाणा मेदांता में उसका इलाज चला तो अभी गला ठीक है। तो अभी मेरे आने वाले हैं, मतलब 7-8 गाने बिल्कुल तैयार है। तो वो एक एक करके आने वाले हैं। कोई अदर कंपनी से भी आ रहे हैं और मेरे चैनल से भी आएंगे। चैनल से भी आ रहे हैं, उन गानों का इंतज़ार रहेगा। तो इसके साथ ही जैसे कि आपने कहा कि गर्देश, रंगीलो गर्देश जो गीत आया है, मैं जो वो बहस में छेड़ने वाला था लेकिन आपने ही उसकी शुरुआत कर दी कि जो गाने जो हैं आजकल के जो गायक आ रहे हैं, मेरी खुद की शिकायत है, मैं संगीत को उतना बहुत अच्छे से समझ नहीं पाता हूँ टेक्निकली, बट एक श्रोता के तौर पर मैं अपना पहाड़ी म्यूज़िक सुनता हूँ। कई ऐसे गायक आ रहे हैं जो मतलब आपके पास पैसा है जेब में, 20-30 हज़ार रुपये हैं, 40 हज़ार रुपये हैं, आप किसी भी स्टूडियो में चले जाइए और आप ऑटो ट्यून लगा करके आपकी आवाज़ को बहुत सुंदर कर दिया जाएगा। लेकिन जब आप मंच पर गाते हैं, जब मंच पर आप गाते हैं तो वो नज़र आ जाता है और फिर वो श्रोता को कई बार तो जो गाने ऑटो ट्यून लगा के भी गाए जाते हैं उनमें भी वो नज़र आता है कि आपकी आवाज़ नहीं है और आप मेहनत नहीं कर रहे हो। क्या ये जो बदलता परिवेश है हमारे संगीत का, क्या ये बहुत अच्छा है? क्योंकि लोग बोलते हैं कि यार हम चलो कम से कम हम गा रहे हैं, लोगों तक पहुंच तो रहा है, वायरल हो रहा है, इसलिए लोग पहचान तो रहे हैं। तो क्या हम सारी चीज़ें स्वीकार कर लें क्योंकि आप वायरल हो रहे हो तो आप कुछ भी गा लीजिए? देखिए वो मैटर अलग है। अब जैसे हम हैं, हम भी सीख के नहीं आए हैं और मेरे जैसे कई ऐसे गायक हैं, बहुत अधिकतर गायक ऐसे हैं जो पुराने सिंगर हैं तो वो तो कोई भी सीख के नहीं आया है। मतलब आप ये मान के चलो कि 95% लोग ऐसे हैं जो सीख के नहीं आए, 5% हैं कुछ लोग हैं जो पुराने लोग हैं जो सीख के, जिनको नॉलेज है इन चीज़ों का। और जब आप, हमारे टाइम पे तो सोशल मीडिया था नहीं, अभी बाद में आया, शुरुआत में था नहीं। तो शुरुआत में बड़ी दिक्कत होती थी हम लोगों को। जैसे मैं अपनी खुद की बात बताऊं तो जैसे गजेंद्र राणा भी मैंने स्टार्ट, हम तो छोटे थे उस टाइम, मतलब छोटे क्या, हम उम्री हैं, बट मैं उनसे लेट में आया इस फील्ड में। लेकिन जब मैं उनके गीत सुनता था तो अच्छे नहीं लगते थे उनके स्टार्टिंग वाले जो गीत हैं। कहता यार कौन है यार, उस समय तो प्रीतम वर्धमान जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी, ये लोग उन्हीं के गीत चलते थे, बाकी तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। बट धीरे धीरे जब गजेंद्र राणा के जब 2-3 एल्बम या कैसेट के बाद उसका एक गाना, 1-2 गाने आए तो अच्छा वो डीजे टाइप में आने लगा, तो उन्होंने यूथ को पकड़ लिया। धीरे धीरे उन्होंने इम्प्रूव किया अपने गानों में, अपने आवाज़ में। हम लोग आए तो हम, मुझे भी कम से कम, मैं 2000 से मैं गा रहा हूँ और 2011 से हमको स्टेज मिलना शुरू हुआ। और इतना स्ट्रगल, 10 साल का स्ट्रगल, मतलब आप समझ लो। तो आज की डेट में नहीं है ना, आज की डेट में आप कुछ भी गा रहे हो तो आपका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि जो नए सिंगर आ रहे हैं जिनको नॉलेज है वो तो ठीक है, वो चले नहीं चले बेचारे किस्मत की बात है। लेकिन जिनको नॉलेज नहीं है वो तुक्के में गा रहे हैं और चल इसलिए रहे हैं कि वो जो आज की डेट में स्टूडियो है ना, तो आप अगर बेसुरा भी गा रहे हो तो वो ना पिच टोन होता है कि पिच शिफ्ट करके आप उसका टोन बना सकते हो। ऑटो टोन तो ज़माना चला गया, ऑटो टोन आज की डेट में पिच शिफ्टिंग का हो गया, मेलोडाइन आ गया। तो मेलोडाइन क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर है, वो आप बेसुरा भी गा रहे हो ना, आप वो थोड़ा सा पिच शिफ्ट करके ना आपको सुर में ले आएंगे। दूसरी बात क्या है, कई सॉफ्टवेयर ऐसे हैं आपकी आवाज़ में खराश है, आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, तो वो आपकी आवाज़ को टोन कर देता है, आप फिल्टर लगा के बढ़िया सा मस्त आवाज़ बना देगा। खराब भी आवाज़ है मस्त, आपकी मोटी आवाज़ है तो थोड़ी पतली कर देगा, आपकी पतली है तो थोड़ा बेस डाल देगा। तो आज की डेट में आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड में सोशल मीडिया आज की डेट में इतना हावी है, हर किसी के पास मोबाइल है, बच्चे के पास मोबाइल है, बुजुर्गों के पास, बुढ़ों के पास मोबाइल है, 70 साल का आदमी भी मोबाइल देख रहा है, रील देख रहा है। तो एक रील ट्रेंड पे चल रहा है, दूसरा आपका कोई देख रहा है तो गाना यार ये ठीक है, अब वो आपका कंप्यूटराइज गाना अच्छा किया हुआ है वो बात अलग है, लेकिन उसे क्या पता जो गांव में बैठा है कि यार इन्होंने कैसे बहुत बढ़िया है। लेकिन जब वही सिंगर कभी पहाड़ में जाता है, लोग बुलाते हैं यार इसको बुलाओ, और वो गा नहीं पाता है, या उसको उस टाइप का रिदम नहीं मिल पाता है, या उस टाइप का साउंड नहीं मिल पाता है, या अपने आप को उस टाइप का उस स्केल में नहीं, उनको तो स्केल का भी कई बार दिक्कत हो जाती है। मैंने देखा है कई ऐसे सिंगरों को स्टेज में वो स्केल देंगे दूसरा और गाना शुरू कर देते दूसरे से। तो मतलब नॉलेज कहाँ से शुरू करना है, कहाँ से, तो कई बार जो नए सिंगर उनके साथ ये दिक्कत भी आ जाती है। तो कभी कभी लड़का बहुत अच्छा गा रहा है लेकिन उसने अगर स्केल हाई कर दिया तो फिर उसका गला फट जाएगा, या फिर रिदम स्लो हो गया या रिदम बहुत फास्ट हो गया, तो कई चीज़ें ऐसे हो जाती हैं। कई लोग की जो ओरिजिनल वॉइस है वो कंप्यूटराइज करते हैं तो ओरिजिनल वॉइस दे नहीं पाते हैं, तो इसलिए वो थोड़ा सा फिर बाद में पिट जाते हो।
क्योंकि एक्सपेक्टेशन आप सेट कर देते हो हायर, हाँ। और जब आप लाइव आते हो तो वो चीज़ें दिख वो जाती चीज़ हैं। आपको ना वैसे देखो, आप अपनी वॉइस वैसे ही बनाओ जैसे आप लाइव कर सको, क्योंकि जब आप लाइव आओगे तो आपको फिर पब्लिक ना हटा देगी। एक बार दो बार आपके शो होंगे, उसके बाद अरे यार ये तो गा ही नहीं पा रहा। गा ही नहीं पता, करेक्ट, वेरी ट्रू। तो जी आगे एक सवाल पूछने से पहले, जो कलाकारों की स्थिति है उस पर बात करने से पहले, रंगीलो गर्दिश का हमने जिक्र किया, मैं चाह रहा हूँ कि 2 लाइनें आप सुनाएं, और मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप उस गीत को वहाँ भी सुन सकते हैं, लेकिन छोटा सा नमूना किशन जी से भी सुन लेते हैं। जी जी, ये गाना जंग बहादुर नेगी जी ने लिखा है और वो टीचर रहे हैं, तो उत्तराखंड के परिवेश पे है। इस गीत को स्टार्टिंग नेगी जी ने ही शुरू किया, मैं नेगी जी की लाइन वाला ही गा रहा हूँ, और हालांकि उसका जो कंपोजिशन वगैरह वो सब मैंने किया था और लिखा उन्होंने नेगी जंग बहादुर नेगी जी ने। कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, हिमालय 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 खिल दीन फूला रंग बिरंगा, हिमालय खिल दीन फूला रंग बिरंगा। कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, कैसो रंगीलो गढ़ देश मेरो, हिमालय खिल दीन फूला रंग बिरंगा, हिमालय खिल दीन फूला रंग बिरंगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ये पूरा सुंदर। हिमालय को लेके, उत्तराखंड को लेके, इसमें वीरों की बात है। ये अपना ये जो तीलू रौतेली हैं और ये फूलों की घाटी, जो चीज़ें हैं उत्तराखंड Basically में, उत्तराखंड गबर सिंह, की चंद्र सिंह, बात ये कर रहे हैं। सबके वो उन्होंने वो किया है, आह्वान किया है, और इस उत्तराखंड की इस पृष्ठभूमि के साथ जुड़ा हुआ है। जी जब हम शुरुआत में बात कर रहे थे, आपने बात की कि कलाकारों को जो है बहुत ज़्यादा पैसा यहाँ मिल नहीं पाता, और यही वजह है कि आपको एक दिन में 4-4 कार्यक्रम भी कई बार करने पड़ते हैं। ये आपके पास ऑप्शन नहीं है। मेरा सवाल ये है कि ये स्थिति सुधरने वाली कब है? क्योंकि जब कैसेट का ज़माना था, हमको लगा कि यार जो गायक अच्छा चल रहा है वो कैसेट से तो बेच के कमा लेगा। सीडीज़ भी आई तो आपके पास ऑप्शन था कि सीडीज़ बिकेंगी तो आपको कुछ ना कुछ उसमें प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन डिजिटल ज़माना है, यूट्यूब पे चले ना चले, कोई चीज़ें हों ना हों, हमारे कलाकारों को सरकार की तरफ से किस तरह का सहयोग मिलता है? हमारे कलाकार खुद में क्या हम डिमांड नहीं कर सकते कि अगर मैं इस लायक हूँ 2 लाख रुपए पर शो ले सकता हूँ, मैं 2 लाख रुपए डिमांड क्यों नहीं करता? क्यों मैं 50,000 पे मान जाता हूँ? क्यों मैं 60,000 पे मान जाता हूँ? अब ये है ना सर, ये चीज़ सारा तय ना सरकार को करना चाहिए। कम से कम 10-12 साल से ऊपर जिनको इस लाइन में हो गया तो उनका कम से कम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आपको कहीं कार्यक्रम माना, आप कोई कार्यक्रम करा रहे हैं, अब घुघुती आप मीडिया से हो, आप घुघुती नाम से कार्यक्रम करवाओ देहरादून में, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप नरेंद्र सिंह नेगी को बुला पाओ या किशन महिपाल को बुला पाओ। कहाँ से लाओगे? एक कलाकार को अगर आप 2-3 लाख रुपए देते हो और 3 कलाकार भी आप बुलाते हो तो आप 5-6 लाख तो आपको यही चले गए, तो आपके पास नहीं है पैसा। तो ऐसा होना चाहिए कि जो संस्कृति विभाग के यहाँ जो रजिस्ट्रेशन है, जो आर्टिस्ट रजिस्टर्ड होने चाहिए। मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ, नेगी जी रजिस्टर्ड नहीं है, प्रीतम भरतवार जी रजिस्टर्ड नहीं है, अच्छा, कई गजेंद्र राणा रजिस्टर्ड नहीं है, मीना राणा रजिस्टर्ड नहीं है, वो कई आर्टिस्ट नहीं है वहाँ पे रजिस्टर्ड। उनका कारण मैं अभी बताता हूँ क्यों नहीं है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप डायरेक्ट आप गवर्नमेंट से बात करो कि यार हमें नरेंद्र सिंह नेगी जी, और गवर्नमेंट जो है, जो संस्कृति विभाग, वो तय करे कि एक आर्टिस्ट का मानदेय इतना है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट बोलता है कि नहीं हमारे पास पैसा नहीं है, हम कम देंगे, तो ठीक है, आप 1 लाख रुपए दे दो एक सिंगर को, बाकी आप दे दो। तो क्या होगा, जो आयोजक है, जो आप हैं, आपका भी आधा पैसा लगेगा, गवर्नमेंट का भी इधर से आधा, उस या तो इस तरीके से हो, क्योंकि हर आयोजक आपको ना 1 लाख रुपए नहीं दे सकता है। और हर आयोजक चाहता है कि मेरे यहाँ किशन महिपाल आए, नरेंद्र सिंह नेगी आए, तो अपने जेब से कब तक भरेगा? 1 साल वो कर लेगा, दूसरे साल नहीं कर पाएगा। तो कुछ तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से है कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना रखा मेरे ख्याल से कि कहीं जैसे गौचर मेला है, बैकुंठ चतुर्दशी मेला है, माघ मेला है, ये उत्तरकाशी वाला मेला है, उत्तरायणी मेला है, बागेश्वर वाला, ऐसे कई मेले हैं जो सरकार कराती है और लाखों रुपए आते हैं वहाँ पे। हमारे गौचर मेला की बात करूँ, मैं गोपेश्वर का हूँ, चमोली का हूँ, तो गौचर मेला उस समय का है जब केवल 2 मेले होते थे, एक जौलजीबी का मेला और एक
गौचर मेला। ये तब होता था जब तिब्बत व्यापार हुआ करता था। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे तिब्बत व्यापार हुआ करता था, और उस तिब्बत व्यापार को लेके इसको व्यापारिक मेला, औद्योगिक व्यापारिक मेला बताया गया। ये जौलजीबी मेला ये नेपाल बॉर्डर पे और चमोली पे, ये तिब्बत बॉर्डर पे ये था। यहाँ पे आज लाखों करोड़ों रुपए आते हैं, लेकिन आज भी आर्टिस्टों को 20-25 हज़ार रुपये मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है, वो टेंडर देता है बाहर के लोगों को, ठेका देता है। वो ठेकेदार बाहर का होता है, क्योंकि हमारे पहाड़ी लोगों में इतना हिम्मत नहीं है कि वो लाखों करोड़ों का टेंडर ले ले, और डालेंगे भी तो मिलेगा नहीं उनको। फिर जो है उस माना आप पे टेंडर, आपने टेंडर ले लिया, आप ना फिर तीसरे आदमी को देते हो कि भैया देखो, उस चरखी वाला का टेंडर इसको दे देगा, ये जो दुकानें लगती है छोटी छोटी, उनका टेंडर किसी और को दे देगा। अब जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, उसका टेंडर किसी और को दे देगा। अब वो थोड़ा आधा पैसा में वो दूसरे टेंडर ले रहा। अब वो टेंडर वाला क्या करता है कि भाई 10 तारीख से 14 तारीख से 22 नवंबर तक मेला है, 10 दिन का मेला है मान के चलो आप, ठीक है। 10 दिन के मेले में अब वो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाला बताओ कैसे ठेका देता है। कुछ तो संस्कृति विभाग से तो आते हैं, वो तो संस्कृति विभाग से तो टेंडर, वो तो संस्कृति विभाग से। अब जो स्टार नाइट होता है वो बोलता है कि यार भाई देखो यार, ये 3 दिन का कार्यक्रम तुम पकड़ लो। अब वो छोटे छोटे आते हैं ना, फिर छोटे भैया ठेकेदार जो होते हैं, जो छोटे आते हैं छोटे छोटे, कि भैया हमें भी दे दो यार। वो कहता है चल 3 दिन का तू कर ले। भाई 3 दिन किस किस को बुला रहा है? वो कहेगा जी 3 दिन में क्या बजट है? 3 लाख है। अब वो 3 लाख में तो 1.5 तो मुझे ही खाना है। अब 1.5 में मैं किसको बुला सकता हूँ? तो वो क्या करेगा जी, मैं नेगी जी को बुला दूंगा। तो नेगी जी को 1 लाख दे देगा, बाकी हमको क्या बुलाएगा वो? 3 नाइट में से एक नेगी जी, एक किशन महबल, एक गजेनाना, तो बोलेगा कि नेगी जी को 1 लाख दे देगा, और एक नाम भी हो जाता है उसके लिए कि भाई देखो मैं नेगी जी को लेके आ रहा हूँ। और दूसरी नाइट किशन महबल कहेगा भाई जी 30,000 से तो ऊपर है ही नहीं मेरे पास, अब आप बोलो। अगर मैं बोलूँगा कि भाई नहीं यार 30,000 में कौन आएगा गोचर में, लगा कोई बात नहीं भैया, वो 25 में ना गजन राणा को बुला लेगा, या फिर वो कैसे जो सिंगर जिसको ज़रूरत है ज़्यादा पैसे उसको बुला लेगा। अब यहाँ पे हम सोचेंगे अरे यार गौचर मेला 3 साल से तो हुआ नहीं, चल 35 ही दे दे यार, मैं ही आ जाता हूँ। तो ये कई जगह हमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई जगह। अब इस तरीके से ये सरकार चला रही है औद्योगिक मेला, जो गवर्नमेंट के मेला है। तो आर्टिस्ट को तो पैसा मिल रहा है, सरकार तो लाखों करोड़ों रुपए दिया ना कि आर्टिस्टों में बांटो भाई, हमारे आर्टिस्टों को कार्यक्रम करवाओ, और आर्टिस्टों को 20-25 हज़ार रुपये मिल रहा है। जिस नेगी जी को 2.5 लाख 3 लाख मिलना चाहिए, वो नेगी जी को 1 लाख मिल रहा है। अब ये पैसा जा किन के रहा है? जो बैठे हैं। देखो 3 लाख का उसने टेंडर पकड़ा, 1.5 जेब में, बैठे बैठे ना वो देहरादून से गोचर है, कुछ वो बैठा है, एक होटल में कमरा मिला उसे, और वह बैठा है, वो दिन भर वहाँ पे दिन भर अपना सोया है, रात भर अपना कार्यक्रम में सेटिंग लगा रहा है इधर उधर। तो ऐसे कई ठेकेदार होते हैं, तो कितने पैसे फालतू के लोग खा रहे हैं। तो जिन लोगों को औ का आ नहीं आता, वो भी सांस्कृतिक प्रोग्रामों में पैसा, हमसे ज़्यादा पैसा खा रहे हैं। तो ये चीज़ें एक तो नहीं हो, दूसरा गवर्नमेंट अपने देख रेख में सारा कार्यक्रम करवाए। जब डीएम आपके पास है, एसडीएम आपके पास है, तहसीलदार आपके पास है, मेला अधिकारी आपका, सब विधायक आपका, सब चीज़ आपका, तो अपने अंडरटेकिंग में कराओ ना काम, अपने दृष्टि में कराओ। आप ठेका वाला क्या सिस्टम होता है? नहीं, एकदम सही कहा आपने। जी किशन महिपाल आप मुखरता के लिए जाने जाते हैं, वो जो चीज़ बोलना चाहते हैं वो बोल देते हैं। आपने कई बार संस्कृति विभाग को लेकर के बात कही है कि भाई वहाँ पर काम ढंग से नहीं हो रहा है। क्या अब वो शिकायतें ख़त्म हुई हैं या अभी भी हैं? संस्कृति विभाग में क्या काम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये तो जानकारी है नहीं। हम तो जब से मैंने थोड़ी आवाज़ उठाई, मुझे तो बाइकआउट ही कर लिया उन्होंने। और मैं संस्कृति विभाग की नहीं कर रहा हूँ, मैं स्पेशली बीना भट्ट जी की बात कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे बाइकआउट कर लिया क्योंकि मैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और आवाज़ सिर्फ यही उठाई कि आप लोग मानदेय कम क्यों दे रहे हो, और दे भी रहे हो तो इतने साल बाद क्यों दे रहे हो? 2-2 3-3 साल बाद आप लोगों का पैसा दे रहे हो। गवर्नमेंट तो आपको पैसा दे रहा है हर साल, आपका पैसा, मेरे को लगता है कि उनका पैसा वापस भी जाता है मार्च फाइनल में। तो पैसा दो ना, आर्टिस्टों को दो। आप बाहर के आर्टिस्टों को पैसे दे रहे हो, हमारे आर्टिस्टों को क्यों नहीं देते हो? तो अब वहाँ के भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मुझे नहीं पता, सिर्फ इतना पता चला है कि अब थोड़ा उनका मानदेय बढ़ गया है। एक तो मानदेय बढ़ गया, और दूसरा लेकिन आज भी मतलब कई लोगों की शिकायत है कि जैसे माना 200 टीम रजिस्टर्ड है, उन 200 टीमों में से केवल 3-4 लोगों को ही काम मिल रहा है, बाकी सब घर बैठे हुए हैं। किसी का कोई जिक्र नहीं है कि किसी कोई कई लोक दल ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, वो बोल रहे हैं हमको आज तक काम नहीं मिला। और मैं आपको बता दूंगा कि साल में कुछ टीमें ऐसे हैं जिनको लगातार काम मिल रहा है। तो ये स्वार्थ वाली भावना ना हो,
सबको काम मिले, लाइन टू लाइन मिले, जैसा होता है कि अब ठीक है यार, इतनी बड़ी टीम है, सबको एक ज़्यादा नहीं मिल सकता, पर सबको मिलना भी चाहिए। आज इस टीम की बारी है कि जैसे आता ना ग्राउंड वगैरह कि अब मेरा नंबर है यार, अब मेरा नंबर है, जैसे हम लोग स्टेज में लाइन में खड़े हैं, तो लाइन में खड़े रखो ना सबको, एक एक करके नंबर दो सबको भाई, बटे तो सब में बटे। आर्टिस्ट सबके, आपकी रजिस्ट्रेट क्यों किया, फिर आपने रजिस्ट्रेशन क्यों किया सबका? दूसरा ये है कि जो हम जैसे आर्टिस्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उनका ये, हम लोग जैसे बाहर जाते हैं या कहीं भी जाए, हमारा एक कार्ड होना चाहिए कि यार कि हम, मैं किशोर महिपाल लोग गायक हूँ। हम लोग बाहर जाते हैं विदेशों में तो बोलते हैं आप लोग आर्टिस्ट क्या करने आए हो? हम लोग पूछते हैं वहाँ पे, कई जगह इमिग्रेशन में कई चीज़ें होती हैं, तो बोलते हैं हम लोग इंडियन आर्टिस्ट हैं, हम ये है वो है, हम वीज़ा दिखाते हैं, हम लोग प्रोग्राम करने आए। तो बोला आप कहाँ है, गवर्नमेंट ने कोई तो कार्ड दिया होगा, आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं हमारे पास कि हम लोग आर्टिस्ट हैं। हमको रात को 12 बजे शो करके आते, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, बोलते हैं आर्टिस्ट है। अब जो नहीं पहचानता है, अब ये उत्तराखंड में तो सब पहचान लेंगे, अब दिल्ली से आ रहे मुजफ्फरनगर में रात को किसी ने पकड़ लिया तो भाई हम आर्टिस्ट हैं, तो क्या आर्टिस्ट, ढोलक बजाए उनके सामने या गाना गाऊँ उनके सामने? कुछ तो हो कि जी हम लोग प्रोग्राम करके आ रहे हैं, हम लोग ये आर्टिस्ट हैं। अब तो कुछ तो औकात हो आर्टिस्ट हो कि उत्तराखंड में, तो ये इस तरीके का हो तो शायद आर्टिस्टों को कुछ भला हो। क्योंकि जब आप रजिस्टर्ड होंगे, जब आप गवर्नमेंट के कलाकार होंगे, जब आप मान लिया जाओगे कि आप भारत सरकार के आर्टिस्ट हो, जब बाहर की बात कर रहे हैं हम, और यहाँ मान लिया जाए कि उत्तराखंड के हम लोग आर्टिस्ट हैं, तब जाके थोड़ा बहुत आर्टिस्टों का ना एक सम्मान मिलेगा। वरना ना आर्टिस्टों को पीछे पिछवाड़े में डंडा भी मारते हैं पुलिस वाले, मैंने देखा है कई वाकयात हैं, मैं बता नहीं रहा हूँ, लेकिन इज्जत ही नहीं है आर्टिस्टों की। तो कब से सम्मान मिले, पैसा नहीं मिल रहा तो सम्मान मिले, हम पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, सम्मान मिले, हमारा रजिस्ट्रेशन हो, हमारा बाकायदा आर्टिस्टों का एक ओहदा हो कि हमारा जी हम आर्टिस्ट है, ये है हमारा आर्ट, उसमें उत्तराखंड सरकार की मोहर हो। भाई जी, ये रजिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, हमने रतियानंद पंवार जी हमारे जौनसारी गायक हैं, उनकी भी यही शिकायत थी। कई सालों से आप गा रहे हैं, नैननाथ रावल जी की भी के बारे में मैंने सुना था कि उनका भी रजिस्ट्रेशन नहीं, अभी बुढ़ापे में हुआ उनका रजिस्ट्रेशन, बुढ़ापे में हुआ है। वो अभी 4-5 साल पहले हुआ उनका, और 80 साल के तो हैं वो, यस। तो 70-75 में उनका रजिस्ट्रेशन, वो भी रजिस्ट्रेशन इसलिए कराया है कि यार बुजुर्ग आदमी, क्या पता पेंशन वेंशन मिल जाए, गवर्नमेंट की कोई स्कीम आए तो रजिस्टर्ड आर्टिस्टों को थोड़ा सा पेंशन वेंशन मिल जाए, तो यही एक लालच होता है और क्या, उस लालच में। वरना इस 75 साल जिस बंदे ने गंवा दिया है, उस बंदे का रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, और फिर ये लोग ना एक वो देते हैं, कैटेगरी देते हैं ABC। ओके। उत्तराखंड की ये एक संस्कृति विभाग में ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनको ओ का आ नहीं आता है, जिनको A ग्रेड मिला हुआ है, पता है, ओ का आ नहीं आता है, कोरस के लायक भी नहीं वो लोग, A ग्रेड मिला हुआ है। और कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, उनको BC ग्रेड मिला हुआ है। अब मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसको क्या मिला है, लेकिन ये ना पक्षपात है मेरे हिसाब से। जिन्होंने आपको कमीशन देते हैं, जो आपके जी हजूरी दिन रात उधर ही ससुराल बना के रखा है संस्कृत विभाग को, उन्हीं को मिल रहा है A ग्रेड। और जैसे हम लोगों का क्यों नहीं हो रहा है रजिस्ट्रेशन, मालूम है कि क्योंकि अब 48 का मैं हो गया, मेरी उम्र 48 हो गई, तो मैं बच्चों के साथ ऑडिशन दूंगा क्या? 25 साल से मैं इस उत्तराखंड के लिए मैं गा रहा हूँ, क्या मैं ऑडिशन दूंगा इन बच्चों के साथ? क्या आपके दृष्टि नहीं है कि इस सिंगर को, मैं अपनी छोड़ो, कई लोग हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी को तो ऑडिशन देने की जरूरत ही नहीं है, आप दो ना, उनका रजिस्ट्रेशन करो, उनको A सर्टिफिकेट दो। या गजेंद्र राणा इतने साल से गा रहा है बेचारा, उसको दो A सर्टिफिकेट दो। जो वरिष्ठ कलाकार हैं उनको तो ऑडिशन देने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड की क्या पॉलिसी है मेरे, और ऑडिशन लेने वाले सब ये लखनऊ से आते हैं, आकाशवाणी से आते हैं, जो जिनको समझ नहीं है, उत्तराखंड के नॉलेज ही नहीं है गीत भगनौल झुमेलों का। तो ये थोड़ा सा ना, ये कई बारी मैंने बोला है, आज भी आपके इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, और जब तक ये चीज़ सुधरेगी नहीं तब तक उत्तराखंड का भविष्य ना ऐसे ही रहेगा। लोग ये DJ गीत ही बजते रहेंगे। जो आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो ये जो लोकगीत हैं ये बजना बंद हो, क्योंकि लोकगीत गाने वालों का तो कोई सम्मान ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, बस ये स्टेज प्रोग्राम करके पेट पाल रहे हैं। वही हो रहा है एक्चुअली। हाँ, कई लोग गायक छोड़ के चले गए, विदेश चले गए, कई लोग गायक अपना ये यार नहीं हो रहा है, साला बेचारों को आप बुला ही नहीं रहे, कोई स्टेज ही नहीं दे रहा है, क्या करेंगे? क्योंकि नए सिंगर इतने आ गए, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि मैं बोलूँगा कि नहीं जी मेरे को ना आप 50,000 दो, और वो कहेगा छोड़े 50,000 ले रहा है किशन महिपाल, उससे अच्छा था 30 में किसी और को बुला लेगा। अब वो क्या करेगा, नए सिंगर को बोल। अब इसी तरीके से जो पुराने आर्टिस्टों के साथ होगा तो पुराना आर्टिस्ट को छोड़ा पड़ेगा। कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपना इंस्ट्रूमेंट बेच के जॉब करने लग गए, फैक्ट्रियों में काम करने लगे। कई ऐसे लोग गायक हैं जो उत्तराखंड ही छोड़ के रोटी बनाने लग गए जर्मन में।
और ऑप्शन नहीं है आपके पास। क्योंकि हिट सिंगर थे वो, यहाँ पे इतने हिट हो गए थे क्या बताऊं, ऐसे बहुत 2-3 सिंगर हैं इतना हिट हो गए थे, उनको मतलब जहाँ देखो उनका गाना बजता था। आप हमारी छोड़ो, हमारा समय तो चला गया पिछला, अभी नए की बात कर रहा हूँ। उनके गीत इतने बजे, वो लोग वहाँ बर्तन मांज रहे हैं। क्यों मांज रहे हैं? अगर आपके यहाँ कलाकारों का सम्मान होता, आपके यहाँ फोक आर्टिस्टों का सम्मान होता, आप उनको कोई सरकार तवज्जो देती, तो वो क्यों चूक जाते हैं वहाँ पे? वो करते ना, यहाँ पे संरक्षण करते, संवर्धन करते, अपने लोक गीतों को आगे बढ़ाते। अब देखो, अब जो अब सोशल मीडिया है जो जैसे चल रहा है आज, ऐसे ऐसे सिंगर्स आ रहे हैं जिनको हम लोग हैरान है, हम लोग जिन्होंने कभी हारमोनियम नहीं पकड़ा, जिन्होंने कभी इस तरीके से, उन्हें अचानक से वो मिलियंस जा रहे हैं उनके व्यूज़। तो ये दर्शक हैं, ये श्रोता हैं, ये उत्तराखंड की जनता है। ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। वैसे एक क्या रीज़न देखें हम, क्योंकि नेगी दा आपका या जो भी पुराने गायक हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुखर हैं, आप लोग जो है सरकार के ख़िलाफ़ बोलने में कतराते नहीं हैं, इसलिए आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, या फिर ये है कि भैया आपकी जो टर्म्स एंड कंडीशन संस्कृति विभाग ने रखी है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इन पे ही आपको आना होगा, उस पे आने को आप राज़ी नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वो दिक्कत यह है कि देखो, अगर कोई आयोजक बोलता है कि हमें नरेंद्र सिंह नेगी चाहिए, लेटर भेज देता है गवर्नमेंट के पास, संस्कृति विभाग हमें नरेंद्र सिंह नेगी जी भेज दें, या गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम होता है जैसे कुंभ मेला हो गया, फिर ऐसे पर्यटन स्थलों में जैसे टेरी में लेक में कुछ होता है, पर्यटन महोत्सव होता है, ऐसे कुछ महोत्सव, तो संस्कृति विभाग भेजती है उनको। गजेंद्र राणा को भी भेजती है, नरेंद्र सिंह नेगी जी को भी भेजती है, प्रीतम भरतवाड़ जी को भी भेजती है, मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं उनको भेजती है, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ किशन महिपाल को नहीं भेजती, क्योंकि किशन महिपाल ने एक बार मुद्दा उठाया था। मेरे कई जो है लेटर जो है, जैसे कॉलेज के लड़के जो लीडर्स होते हैं, स्टूडेंट लीडर्स होते हैं, उनका एनुअल फंक्शन होता है, कई बार उन्होंने लेटर दे दिया संस्कृति विभाग को। एक बार तो माननीय मंत्री जी थे हरक सिंह जी, हरक सिंह से लिखवा के उन्होंने संस्कृति विभाग को दिया। उसके बाद भी संस्कृति विभाग ने ये कह के उनको मना किया कि वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे यहाँ, आप किसी रजिस्टर्ड सिंगर को ले जाओ। और मेरी जगह पे कोई और होता तो भेज देते हो। तो एक तो मेरे साथ तो ये है संस्कृति विभाग का 36 का आंकड़ा। सिर्फ क्या गलत क्या बोला मैंने? कहा तुम लोगों के पैसे क्यों रोक के रखे हो भाई? एक तो तुम उधार में काम करवा रहे हो, उसके बाद भी 2-3 साल तक तुम पैसे नहीं दे रहे हो। वो बेरोजगार कहाँ से देगा इतना पैसा? उसको तो ऑन द स्पॉट आर्टिस्टों को बांटना होता है ना, ट्रेन का पैसा देगा, बस का पैसा देगा, जहाँ भी जा रहा है। आप बॉम्बे, यहाँ से बॉम्बे भेजते हो, बॉम्बे का फ्लाइट का टिकट होता है, वो जेब से भर के देता, आप 3 साल तक दे नहीं रहे हो उसका पैसा। तो यही तो बोला, और क्या बोला? गलत क्या बोला? और उन्होंने बाइकआउट कर दिया, हमारे खिलाफ बोलता है। बल्कि जिस मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, सिर्फ किशन महिपाल के साथ ऐसा नहीं है। मैं एक खबर पढ़ रहा था जहाँ बसंती बिष्ट जी को 700 रुपये उनको मिलने थे। पहली बात तो बहुत बड़ी रकम दे रहे थे, एंड वो भी टाइम पे नहीं मिली। यहाँ पर किशन जी एक सवाल ये भी है कि जब हम बाहर के कलाकारों को बुलाते हैं, यहाँ पर कैलाश खेर आते हैं, दूसरे बड़े गायक आते हैं, वो तो आपके 700-800 में या फिर 1 लाख 2 लाख में काम करने वाले नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो आपके 2 साल 3 साल आपकी पेमेंट के लिए रुकने वाले नहीं है। तो उनके लिए आपका कौन सिस्टम अलग क्यों है और हमारे लिए आपका सिस्टम अलग क्यों है? क्या हम अपने लोक कलाकारों को या फिर लोक गीतों को वो तवज्जो देना नहीं चाहते, या देना नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि वोट उससे आते नहीं हैं? तो क्या ये जो राजनीति है हमारी लोक गीत को लेकर के, हमारी लोक कलाकारों को लेकर के और फिल्मों को लेकर के भी हम अगर बात करें, आज हम 1980 के दौर में हमारी पहली फिल्म आई और आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। आज भी हमारा फिल्म वाला जो वर्जन है वो बहुत कमज़ोर है। लोक गायकी में आप लोग हैं, कर रहे हैं, लेकिन आप लोग भी स्टेज के भरोसे चल रहे हैं, यूट्यूब के भरोसे चल रहे हैं। सरकार की तरफ से क्यों कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं आती जहाँ पे आपको इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही ना पड़े? कोई बंदा है कि किशन जी आप हमारे लोक गायक हो, आपने लोक गायन किया है, आप प्लीज़ आइए। सरकार की बात है, सरकार के पास हमने कई बार ही बोल दिया है। हमारी जो टीम है यूफा करके, कई टीम है यहाँ पे तो इंडस्ट्री की, वो लोग जा चुके हैं, बोल चुके हैं। अब क्यों नहीं बना रही है सरकार, क्यों इस तरीके के नहीं सोचती है आर्टिस्टों के लिए, तो वो सरकार जाने, है ना। बाकी जो हम लोगों का जो है, जैसे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में किस तरीके से अभी कमज़ोर पक्ष है, तो ये यहाँ पे थोड़ा टेक्निकली वर्क में मानता हूँ कि ढंग से लोग जो है डायरेक्शन के बारे में नॉलेज कम है, या जो कंटिन्यूटी होती है, जो टेक्निकली चीज़ें, कैमरा वर्क है या एडिट वर्क है, तो
थोड़ा ये पक्ष कमज़ोर है, ये पक्ष धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। और आजकल मैंने देखा है कि कई पिक्चरें अच्छी अच्छी अब धीरे धीरे बनने लग गई है। तो मुझे लगता है कि जो आज के यूथ है वो सब सीख के मास कम्युनिकेशन वगैरह ये चीज़ सीखे, कोई कैमरा वर्क सीखे, फोटोग्राफी सीखे, ये सब सीखे हुए लोग आ रहे हैं। तो जो जितना सीखे हुए लोग आएंगे उतना अच्छा टेक्निक मजबूत होता जाएगा। मजबूत होता जाएगा। एक लोक कला, लोक की हम बात कर रहे हैं, लोकगीतों की बात कर रहे हैं। कई लोग, कई जो नए गायक हैं वो भी लोकगीत गा रहे हैं। हमारी इंडस्ट्री में क्रेडिट वाले जो परंपरा है, क्रेडिट देने की परंपरा है, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं गायब सी नज़र आती है मुझे। रतियानंद जी से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी कहा कि मेरे कई गाने गा लिए गए हैं लेकिन कोई क्रेडिट देने की सोचता भी नहीं है। नए जो सिंगर आ रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं। आपका मैं एक गाना देख रहा था, सरूली बसंता, आपके यूट्यूब पे आपने डाला हुआ है और उसमें बाकायदा आपने शुरुआत में एक बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है कि भाई ये फ़लाने फ़लाने जगह से लिया है, इन्होंने गाया है, हम लोग को लोग की तरह रखना चाह रहे हैं। आप चाहे तो वो एक छोटा सा नाम दे सकते थे कि लिरिक्स बाय लोक परंपरा, लोकगीत हैं, ये है वो है। ये आपने जहमत उठाई। मेरा ये इसको ऊपर लाने का कारण ये है कि क्यों हम अपनी इंडस्ट्री में क्रेडिट देने में हिचकिचाते हैं। गुलाबी शरारा का इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हुई, उसकी जड़ में भी कहीं ना कहीं यही बात थी। तो क्या लोक गीतों को अगर आप गा रहे हैं, क्या उस पर आपका स्वतः अधिकार हो जाता है कि यार लोक गीत है मैं गा सकता हूँ? नहीं, सबसे पहले तो जो लोक गायक है ना उसका अपने गीत नहीं होते हैं। जो लोक गायक होता है उसके अपने गीत नहीं होते। वो लोक गीत गाता है तो लोक जो लोक के गीत हैं उन्हीं को गाता है। जैसे घुघुती है, रानी के राम डोला है, जैसे सरूली बसंत की आप बात कर रहे हैं, फ्योलड़िया की भी बात कर रहा हूँ। फ्योलड़िया भी हमारा गीत नहीं है, वो शिव प्रसाद पोखरियाल जी का गीत है। तो उन्होंने आकाशवाणी में गाया था, वो बस आया नहीं था, कैसेट वैसेट में नहीं आया था। हालांकि गुंजन डंगवाल जी ने भी गाया था उसको, वो मुझसे पहले गाया था। तो अच्छा। हाँ, तो वो पोखरियाल जी ने बोला था यार एक लड़के ने गाया है, उन्होंने बेकार कर दिया, बोला वो उस समय चला नहीं वो। तो हमने कहा थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे। तो हमारे डुकलान भाई हैं, मदन डुकलान जी, उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट करी यार आप इनको बेचारे को, ये अच्छा कर रहा है लड़का। उस समय मैं नया नहीं था। तो उन्होंने कहा चलो इसके गीत सुने, मैंने घुघुती वुघुती सुने तो अच्छा है, इसका आवाज़ अच्छा है तो करो आप, लेकिन अच्छा करना, ख़राब मत करना। और जब किया तो तब बेचारे रहे नहीं, चलो वैसे। लेकिन वो गीत तो लोकगीत का ही है। दूसरा लोकगीत गायक वो होता है जैसे नेगी जी हैं। दूसरा लोक गायक का मतलब होता है जो लोक की स्वरों को, जो लोक की भावनाओं को, जो लोक है उसकी भावनाओं को अपना स्वर देता है, उसको लोक गायक कहते हैं। एक मैं मेरी तरफ से एक मैं जितना जानता हूँ लोक गायक इसको बोलते होंगे। तो नेगी जी ने वही किया, लोक की भावनाओं को गाया है, इसलिए वो लोक गायक हैं। अब मैं श्याली बम्पाली गा रहा हूँ, श्याली बम्पाली मैंने ही लिखा है, तो श्याली बम्पाली गा रहा हूँ तो मैं लोक गायक नहीं हुआ ना। वो मैंने लोक के लिए नहीं गाया है, मैंने लोक की भावनाओं को नहीं गाया है। मैंने किंगारी का जाला घुघुती गाया तो आप मुझे लोक गायक बोल सकते, क्योंकि मैंने लोक के गीत को गाया है। लोक का गीत हो, मेरा गीत नहीं है। रानी के राम डोला लोक का गीत है। या फिर मैं अभी कोई गज़ल गाऊंगा, या अभी मैंने साखियों बटी जमी हूँ कब गाल लो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कब बोल लो, तो ये एक लिखा मदन डुगलान जी ने, तो उसको मैंने गा दिया तो मैं लोक गायक नहीं हुआ। हालांकि मैंने भावना वही है, भावना तो वही है, साखियों बटी जमी हो, उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के लिए गा रहा हूँ तो मैं लोक गायक नहीं हुआ ना। लेकिन अगर लोक की भावनाओं को गाऊंगा तो वो लोक गीत हुआ। तो इस तरह के अब आज का लड़का क्या चाहता है कि गाना किसी का भी हो, धुन किसी को, बस मैं हिट होना चाहिए। और जब मैं हिट हो जाऊंगा ना तो मेरे कॉलर खड़े हो जाएंगे, तो बोला अरे यार ये तो किशन महिपाल की धुन है। अरे छोड़ो भाई साहब, कहाँ किशन महिपाल की, मैंने बनाया रातों रात। फिर वो बोलेगा यार ये गीत तो उसने लिखा। अरे नहीं भाई, मैंने लिखा है गीत, वो किसी का नाम देना नहीं चाहता। ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि दुनिया को नहीं पता है, दुनिया अंधी है, बहरी है, कि उनको कुछ नहीं पता है कि गीत किसने लिखा है, ये धुन किसकी है। जब समाज में जाता है तब इसीलिए कंट्रोवर्सी होता है, किसी की धुन पे कॉपीराइट आ जाता है, किसी की लेखनी पे कॉपीराइट आ जाता है। तो आज लोग ये चाहते हैं ना कि क्योंकि स्ट्रगल तो कभी देखा नहीं, आज लोग चाहते हैं कि रात को मैं गाना निकाल दूँ, फटाफट 7-8 बजे मैं यूट्यूब में डाल दूँ और सुबह उठूँ तो बस मैं सुपर स्टार बन जाऊँ। तो यही कारण है लोग किसी का नाम देना नहीं चाहते। लेकिन अगर जितना आप लोगों का क्रेडिट दोगे उतना आपको सक्सेस मिलेगा।
वो चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। खैर इस मुद्दे पे हम आगे भी बात करेंगे, क्योंकि हम सरकार की बात कर रहे थे और किशन महिपाल ने बहुत अच्छे-अच्छे गाने गाए हैं। जब उत्तराखंड की बात होती है, आज 25 साल के हम होने वाले हैं। आपका एक गाना आया था कि 18 सालों में 9 मुख्यमंत्री बदली गए ना, आपने बढ़िया ढंग से उसमें गाया है। पहले तो अगर आपको वो गाना याद हो तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि आप 2 लाइनें गुनगुनाएँ अगर याद हो। और उसके साथ ये सवाल मैं रखना चाहूँगा, 18 साल में आपने गाना गाया था, 2025 आ गया है, क्या बदलाव नज़र आता है? बदलाव तो देखो सर, बदलाव तो जैसे थे हासिल पाया जीरो, उल्टा मतलब कई चीज़ें अच्छी बनी हैं, कई चीज़ें ख़राब भी हुई हैं, कई चीज़ों में दिक्कत भी हो रही है, कई चीज़ों के लिए बहुत वो भी हो गया, सरल भी हो गया। कई बात तो बदलाव बस वातावरण का बदलाव है। और जहाँ तक बात है, और जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो पहले 8,000 रुपये गज था, आज 45,000 रुपये गज है। तो यही चल रहा है बस। अभी क्यों चल रहा है ये तो आप जानते हैं, सभी जानते हैं। और उत्तराखंड एक जिस तरीके से एक यूपी से हट के अलग स्वतंत्र हुआ और एक स्वतंत्र प्रभार मिला हमको, और थोड़ा सा ये है कि हम लोग, हमारे लिए राजधानी नज़दीक है, कोई भी काम करना है, कोई भी करवाना है तो इजीली हो जाता है। पहले बहुत टफ था, एजुकेशन थोड़ा ठीक हो गया है। देखो धीरे धीरे तो डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, बदलाव तो है, कई चीज़ों में बदलाव आया है, अच्छा भी बदलाव आया है और बुरा भी हुआ है। जैसे अभी ये भू कानून अगर बन जाए, वैसे तो हो गया पारित, तो अब देखो उसमें कई चीज़ें हैं जो हमारे लिए भी कई चीज़ें नुकसानदायक है। तो अगर भू कानून सही से हो जाए तो अभी भी बहुत अच्छे बदलाव आने की संभावना है। और जैसे मैं बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, तो वहाँ तो जब मैं अब जाता हूँ तो मैं ऐसा लगता है कि मैं कहीं बाहर आ गया, बद्रीनाथ नहीं हूँ मैं। वो मंदिर देख के पता चलता है कि हाँ मैं बद्रीनाथ में हूँ, वरना वहाँ की जो लोकेशन पूरा चेंज हो गया है। तो अब मन भी नहीं करता है, जो पुरानी आदत थी वो सारी ख़त्म हो गई है। तो ज़मीन बिक गए, ज़मीनों जहाँ जिस ज़मीन पे हम लोग खेलते थे, जहाँ पे घर वर होते थे, वो सब कट गए हैं, रोडें चेंज हो गई हैं, पूरा बदलाव आ गया पूरा। और समय के साथ तो इंसानियत में भी बदलाव आ गया। अब जब भाई भाई की का नहीं हुआ, खेत के वाने लड़ रहे हैं, तो ऐसी कई चीज़ें हैं, पैसा ना सब चीज़ करवा देता है। तो आज की डेट में बदलाव सिर्फ यही हुआ कि उत्तराखंड राज्य जो गरीब राज्य था, आज अमीर राज्य की तरफ जा रहा है। और पैसा 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 करते करते मुझे लगता है उत्तराखंड भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। उत्तराखंडी कोई रहेगा नहीं यहाँ पे, सब बाहर के लोग रहेंगे और हमारे उत्तराखंडी लोग यहाँ काम कर रहे होंगे। वो स्थिति ये बन रही है, वो हमारे यहाँ बन गया है, बद्रीनाथ में बन गया है। बद्रीनाथ में जहाँ पे आप दुकान करते थे, आपकी दुकान तो टूट गई, अब आप क्या करोगे? आपके कुछ खेत थे वो भी कट गए, रोड में कट गए, अब आपका घर रह गया एक। गवर्नमेंट ने थोड़ा पैसा दिया, आप कब तक खाओगे उस पैसे को? आपके जो बच्चे हैं, वो जो वहाँ पे मॉल बन रहा है बद्रीनाथ में, जो होटलें बन रहे हैं, वो सारे बाहर के लोग कर रहे हैं। जो हमारे लोगों के लिए अब कुछ नहीं रह गया ना। अब क्या करेंगे? हमारे लोग मॉल में काम करेंगे, सेल्समैन रहेंगे, है ना। जो जो पैसा दिया है घर पे, जो बच्चे पढ़ा रहे हैं, पढ़ लिख के बच्चे रोज़गार लग गए तो ठीक, नहीं लगे तो फिर वहीं किसी के होटल में काम करेंगे। अपना तो ना ज़मीन रह गया ना कुछ, बस खाली सोने के लिए एक घर रह गया बस, बाकी तो सब चला गया ना। तो अब क्या, कुछ बाहर के लोग काम, अब बद्रीनाथ में जब ऐसा हो रहा है, धीरे धीरे केदारनाथ में भी होगा, धीरे धीरे आपका ये ऋषिकेश हरिद्वार में तो हो ही रहा है। जिन जिनका मकान है वो चिड़ियाघरों में है, बस खाली चिड़ियाघर रह गया। वो सुबह निकलना है बाहर और थोड़ा बहुत जितना कमा के फिर उसी चिड़ियाघर में घुसना है। तो हमारे पहाड़ी लोग तो अब ऐसे ही रह गए, लेकिन जो खुली हवा में सांस लेंगे ना, वो बाहर के लोग सांस ले रहे हैं। हम लोग आएंगे, दूसरों का काम करेंगे, फिर चिड़ियाघर में घुस जाएंगे, हमारा कुछ नहीं रह गया। तो ये अस्तित्व तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, यही बदलाव आ रहा है। यही बदलाव आ रहा है और सही कहा आपने, और यही आपने अपने गानों के भाव भी यही थे। तो भैया अगर 2 लाइनें उस गाने की, 18 सालों में 9 मुख्यमंत्री, जय, हाँ उस समय लिखा था जब 9 साल हो गए थे। हाँ 2017-18 का गाना है ये, 17-18 गीत है। जय केदार जय बद्री 18 सालों मनो मुख्यमंत्री, जय केदार जय बद्री 18 सालों मनो मुख्यमंत्री, जय हो उत्तराखंड धन्य हो उत्तराखंड, जय हो उत्तराखंड धन्य हो उत्तराखंड, जय केदार जय बद्री 18 सालों मनो मुख्यमंत्री।
तो इस टाइप का वो गाना था, आगे अंतरा तो यार। खैर अब चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, जैसे आपने कहा कि अच्छी भी हो रही हैं, बुरी भी हो रही हैं। तो जब हिमालय की हम बात कर रहे थे और आपने बहुत सुंदर गाना मदन डुकलान जी ने वो लिखा हुआ है, मैं वो भी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि उस गाने की भी 2 लाइनें आप गाएं, हिमान जब हिमाल गाव लो, और उसमें उसको जिस तरह से आपने उसको डिफाइन किया था आपने यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन डाल करके कि उस गाने का क्या मीनिंग निकलता है, तो उसके उस साथ गाने के 2 अर्थ हैं जी। एक तो हिमालय प्रकृति को लेके है, साखियों बटी जमी हूँ अब कब गा लो, ये हमारे बड़े भाई माने डुकलान जी ने लिखा हुआ गीत है, और वो कंपोज करने का मौका, गाने करने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा मुझे लगा, इसलिए मैंने उसको कंपोज भी किया, गाया भी, और अपने चैनल में डाला। मैंने किसी को दिया भी नहीं, किसी ने बोला था मुझे देने को, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने चैनल, एक मेरे लिए एक वो है यादगार, मुझे बहुत अच्छा लगा कि साखियों बटी जमी हूँ अब कब गा लो, सदियों से जमा हुआ जो हिमालय में बर्फ़ है वो कब गलेगा, ये अपनी पीड़ा कब बोल, अपनी पीड़ा कब दिखा, क्योंकि जो इन्वायरमेंटल जो ख़राब हो रहा है ना, तो उसके लिए अब मैं अपनी पीड़ा कब गाल लो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कब गाल लो, रस कस माटू पानी संविधानी बोगी गहनी, रस कस माटू पानी, जब पेड़ होता है तो बारिश इतनी, इन्वायरमेंटल ख़राब है, बारिश हो रही है, ये हो रही है, तो उस पेड़ के जो जड़ें हैं ना, मिट्टियाँ सब बह कट कट के बह गई हैं। अब यो डाल, जब वो पेड़ गिरेगा तो यो डाल दो कैपर अंगवाल बांट लो, मतलब ये जब पेड़ गिरेगा तो इसे संभालने कौन आएगा तो किसके सहारे ये तो गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो एक ये था प्रकृति को लेके, एक ये था कि साखियों बटी जमी हूँ, कोई बुजुर्ग आदमी है, सदियों से अपना जो है वो बाल बच्चे पाल रहा है, ये कर रहा है, अब उनके बाल बच्चे उसको छोड़ के चले गए, तो अपनी पीड़ा कब वालेगा, जब अब रस कस माटू पानी, जो रस कस माटू पैसा दानी दया दृष्टि भावना प्यार मोहब्बत जितना था वो सब लुटा चुका है, अब वो अकेला रह गया, और जिस दिन खड़क गिर जाएगा ना तो उसे संभालने कौन, कै पर अंगवाल, किस पे अंगवाल बांटेगा वो जब उसके गिरने की बारी आएगी। तो ये 2 अर्थ सब था मैं गुनगुना देता हूँ। साखियों बटी जम्यूं ह्यूं अब कब गाल लो, साखियों बटी जम्यूं ह्यूं अब कब गाल लो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कब बाल लो, यो हिमालय अपनी पीड़ा कब बाल लो, रस कस माटू पानी संविधानी बोगी गैनी, रस कस माटू पानी संविधानी बोगी गैनी, अब यो डालो कै पर अंगवाल बांट लो, अब यो डालो कै पर अंगवाल बांट लो, साखियों बटी जम्यूं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, और ये पहाड़ की पीड़ा और उस हिमालय की पीड़ा को दर्शाता है। थोड़ा लाइट सब्जेक्ट पे आते हैं और ये किशन महिपाल की बात कर लेते हैं। किशन महिपाल, वैसे आप कई इंटरव्यूज़ में ये बात बता चुके होंगे, लेकिन हमारे दर्शकों के लिए किशन महिपाल, इतना तो पता है कि बद्रीनाथ से आते हैं। किशन महिपाल बद्रीनाथ में कहाँ से आते हैं और कैसी आपकी, अब जब हम देहरादून में बैठे हुए हैं, कैसा आपका बचपन रहा, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं बद्रीनाथ गांव है एक इंद्रधारा, वहीं पैदा हुआ और वहीं हम लोग बचपन उधर ही बीता। और बद्रीनाथ जी जब कपाट बंद हो जाते तो 6 महीने हम लोग गोपेश्वर आ जाते हैं, तो गोपेश्वर में ही मेरा शिशु मंदिर 8 तक मैं वहीं पढ़ा। उसके बाद 8 में पिताजी की डेथ हो गई थी, तो मैं 9th से फिर इंटर कॉलेज में गया, 9th से 12th तक इंटर कॉलेज में, फिर पीजी कॉलेज में बीकॉम किया, एमकॉम किया, एमए किया, तो छात्र संघ से भी जुड़ा रहा, छात्र नेता भी रहा मैं महासचिव कॉलेज में, गोपेश्वर कॉलेज में। और जो पिताजी के गुजरने के बाद तो बहुत आर्थिक स्थिति ख़राब थी हम लोगों की, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में तो थे नहीं, वो खेती बाड़ी करके हम लोग करते थे। तो पिताजी नहीं रहे तो मैं छोटा ही था, सबसे बड़ा लड़का मैं ही,
हूँ तो उस समय बड़ी दिक्कत हो गई, माँ जी अकेली पड़ गई, तो आर्थिक स्थिति बड़ी ख़राब रही। और बचपन मेरा, आप ये मान के चलो, इंटर जब तक मैं महासचिव नहीं बना, इंटर तक मान के, इंटर तक बड़ा खतरनाक रहा। मतलब मेहनत मजदूरी करनी पड़ी पढ़ने के लिए, सुबह मेहनत मजदूरी करके ये सब कई चीज़ें ऐसा था। और बद्रीनाथ मंदिर की वजह से जो है वहाँ पे 2 महीना हम लोग जैसे फूल माला बेचना, तुलसी माला बेचना, ऐसे कई चीज़ें, गर्म पानी बेचना, ऐसे कई चीज़ें। पत्थर फोड़े हैं, जो जितनी बिल्डिंगें बनी हैं उनमें हमने पत्थर फोड़े हैं। ईंटें बनाई, 1 50 पैसा 1 रुपये ईंट के हिसाब से वो आज बिल्डिंगों में लगी है। रेत सा रहे हैं खच्चरों में। तो ऐसे काम इंटर तक ऐसे काम किए। फिर डिग्री कॉलेज में जाने के बाद फिर मैं थोड़ा थिएटर वेटर से, थोड़ा मेहनत मजदूरी तो हम लोग करते थे, पर थिएटर वेटर से जुड़ना शुरू किया। तो ऐसे 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 करके तो चीज़ें बनती गई। तो सबको मैंने कई इंटरव्यू में बोला कि एमकॉम में एक हमारे प्रोफेसर थे डॉक्टर वीपी श्रीवास्तव जी, तो उन्होंने थोड़े 30,000 रुपये की हेल्प करी कि यार तू इतनी अच्छी आवाज़ है, तो क्योंकि मैं एनुअल फंक्शन में गाता था कॉलेज में, तो बोला इतनी अच्छी आवाज़ है तो क्या मेहनत मजदूरी कर रहा है ना यार, किस्मत आजमा। तो मैंने बोला पैसे नहीं है, तो उन्होंने पैसे दे 30,000 रुपये। तो फिर मैं भी एक अपनी बाइक थी वो 20,000 में बेच के, वो पुरानी सड़ी बाइक थी, वो 20,000 50,000 रुपये लेके दिल्ली चले गए। गाना निकाला, कैसेट निकाला, अपने आप ही बेचा, अपने आप ही शूट किया, वो चल गया, हिट हो गया। और एक दिन अचानक नेगी जी का फ़ोन आ गया कि महिपाल। बोला हाँ जी नेगी बोल रहा हूँ। मैं कौन नेगी बोल रहा है भाई? तो बोला मैं बोल रहा हूँ नरेंद्र सिंह नेगी, और मेरी हालत ख़राब तो उन्होंने बोला यहाँ अच्छा गाया है, अच्छा बनाया है, और हमारी कंपनी खुल रही है नई नहीं हिमालयन, तो इससे जुड़ जाओ। तो बस वहाँ से फिर एक रास्ता चेंज हो गया। और मैं घुघुती सुरम्या तक 2012-13 तक उस कंपनी के साथ काम अब करता गाते रहा। रहे हम। और बैक टू बैक सारे एल्बम भगवान की दया से हिट रहे हिट रहे, एकदम सही कहा आपने। जब ये आप जब बचपन की हम बात कर रहे हैं, आप मतलब कॉलेज में महासचिव के पद पे पहुंच चुके थे, एक करियर बन रहा था कि मैं पॉलिटिक्स में जा सकता हूं, तो क्या मतलब नहीं लगा कि पॉलिटिक्स में जाऊं, इस तरफ ज़्यादा भगवान ने रुझान कैसे बनाया हुआ? ही नहीं था हमको पॉलिटिक्स के लिए। वो तो ठीक है, वो गाना वाना गाते थे कॉलेज में, थोड़ा दादागिरी भी करते थे, तो कुछ लोग इस तरीके से जानते थे कुछ लोग गायकी की वजह से। तो हम लोग को बड़ा लफंडर टाइप के थे कॉलेज में, हमारा एक गैंग हुआ करता था 8-10 लड़कों का। तो सब आज अच्छी अच्छी जगह पे है भगवान की दया से। लेकिन सरकारी नौकरी पे कोई नहीं है क्योंकि लफंडर कभी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते। और जो है सब अपने अपने, 1-2 हैं जो टीचर वीचर बन गए, उन्होंने बीपीएड कर लिया उनके घर वालों ने बीपीएड करवा लिया, तो आज वो पीटीआई हैं, कहीं अच्छे से तनख्वाह मिल रहा है उनको। लेकिन कुछ लोग अपना आज बिजनेस कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही, ऐसा कुछ रहा नहीं लाइफ में उस समय कि यार हमें सिंगर बनना है, ये ऐसे ही रहे, तो ऐसे ही चलता चल रहा था तो चल रहा है। तो आप लेकिन कॉलेज के टाइम पे आप बॉक्सिंग में भी आपने हाथ आजमाया है? वो कॉलेज नहीं, वो इंटर कॉलेज में अच्छा, था। इंटर कॉलेज में वो थे। अंडर 18 का बॉक्सिंग था, उस समय यूपी हुआ करता था, तो यूपी तक पहुंचे हम लोग। तो अच्छा, तो उस समय मतलब क्योंकि आप कई करियर ऑप्शन आपके पास खुल रहे थे, आप बॉक्सिंग में जा सकते थे, आप पॉलिटिक्स में जा सकते थे, लेकिन यह है कि गायकी या तो नहीं, बॉक्सिंग तो इंटर के बाद मेरी हाइट बढ़नी, हमने वेट लिफ्टिंग करना शुरू कर दिया था हाई स्कूल से ही। ओके। और हालांकि बॉक्सिंग में थोड़ा सा मिला हमको कुछ, लेकिन हाइट रुक गई हमारी। हाँ, तो और फिर हाइट रुक गई तो फिर पिटाई होने शुरू हो गई, क्योंकि हम 50 किलो वर्ग में आ गए और अंडर 18 के ऊपर आ गए हम लोग। तो 50 किलो वर्ग में तो हमसे लंबे चौड़े, ये टिहरी में नरेंद्र नगर में सुताई हुई थी एक बार मेरी तो उसने, कोच ने कहा भाई तू तो छोड़ ही दे। फिर इधर क्रिकेट खेलते रहे, फिर कभी इधर गया। तो जहाँ जहाँ हमने हाथ डाला, मतलब जहाँ जहाँ मैं गया, क्रिकेट का तो अच्छा खेलता था, कैरम खेलता तो अच्छा खेलता, वॉलीबॉल में गए तो वॉलीबॉल अच्छा खेलता, वो हाइट ने मार दिया, वॉलीबॉल में भी बाहर हो गए। फिर जहाँ जहाँ हम लोग गए, अब राजनीति में ऐसे ही घुसे, दूसरी पार्टी को हराना है करके, जो गैंग होता था ना कॉलेज में, उस गैंग को हराना करके चलो यार। एक दिन मजाक में बोल दिया कि मैं उठ रहा हूँ, और कॉलेज वालों ने सच्ची समझ लिया कि अब उठो भाई तू। तो जैसे तैसे उठा दिया, अब जीत भी गए। फिर देखो हम राजनीति करते, तो राजनीति के लिए कौन सा, महासचिव बनने के बाद कौन सा गवर्नमेंट मेरे को तनख्वाह दे रही थी, तो खुद ही के स्रोत से करना था। और अब राजनीति में जाने के बाद इतना दादागिरी नहीं करते थे कि लोग दूसरों से पैसा वसूले, तो एक थोड़ा इमेज भी ख़राब हो जाता था। फिर वो बद्रीनाथ में जाके मैंने थोड़ा सा राजनीति वहाँ पे किया, दुकानों को लेके,
और थोड़ा सा तो वहाँ पे दुकान लगाई, तो फिर दुकान चलने लगे। फिर जब दुकान अच्छी खासी चलने, फिर छोड़ दिया मैं उधर, फिर और करते रहे। फिर मैं बाहर निकल गया, फिर मैं थिएटर वेटर इन चीज़ों में आ गया, तो तुक्के में सिंगर भी बन गया। तो मैं पढ़ाई बहुत, मेरा इतना कहीं ऐसा नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा या राजनीति, वो तो कॉलेज वाली बात है। वैसे तुक्के में सब चीज़ होता रहा। लेकिन मैंने एग्ज़ाम की बहुत तैयारी करी और बहुत सारे एग्ज़ाम भी निकाले, इंटरव्यूज़ में बाहर गए। हमारे इंग्लिश बहुत कमज़ोर थी। मैंने एनडीए का एग्ज़ाम निकाला था हाई स्कूल में, मैंने एसएससी का एग्ज़ाम निकाला, एफसीआई का एग्ज़ाम निकाला, एसएससी का प्री मेन भी निकाला था मैंने, लेकिन इंटरव्यू में बाहर गया। एक बार लखनऊ, एसएससी का लखनऊ में था और उस इंटरव्यू में बाहर हो गया मैं। मेरे जीजा जी थे वहाँ लखनऊ में, तो उनके घर पे भी गया था। वहाँ इंटरव्यू में वहाँ निकाला था वो एग्ज़ाम, पर इंटरव्यू में बाहर। कई बार देहरादून में, अब इंग्लिश में कई चीज़ें हमारा वीक होता है पहाड़ी लोगों का ना, उस टाइम के लोगों का। तो हालांकि एमकॉम तो कर लिया, फिर भी जो है इंग्लिश अब समझना तो समझ सकते हैं, लेकिन हमारा वो प्रैक्टिस नहीं है, बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, तो इसलिए हम हिचके जाते थे। तो फिर इंटरव्यू में धीरे धीरे जब बहुत टाइम, जब एमकॉम भी कर लिया, एमए भी कर लिया, मैंने कहा यार अब तो बहुत ही स्थिति ख़राब, अब तो मेरी उम्र भी बढ़ रही है। और वो दुकान करके तो मैंने घर बना लिया था, कई चीज़ें रहीं। तो पिताजी ने कुछ कर्ज भी लिया था बैंक से, उस टाइम पे ठेकेदार थे ना, तो थोड़ा वो कुड़की कड़की भी हो गई थी हमारी। तो 2,60,000 के समथिंग ऐसा था पैसा। तो बाद में पता चलता ना, शुरू में पता नहीं चला, बाद में कि यार कि पिताजी का नाम लिखा था नारायण सिंह वो बैंक के सामने स्टॉप में। तो फिर वो ख़त्म किया, बहनों की शादी करी, मकान नहीं था मकान बनाया। तो ऐसे करके फिर मैं बाहर निकल गया। तो अब सब चीज़ें जब हो गई, जब मैं अकेला, बहन की शादी हो गई थी, अब एक छोटा भाई था, वो भी ऐसा ही लफंडर था, तो वो बद्रीनाथ में करता रहता था। मैं कहा चल तो कर, मैं देखता हूँ कुछ आगे। मैं बाहर निकल गया गांव छोड़ के, फिर मैं दिल्ली चला गया, दिल्ली से फिर देहरादून आया, फिर देहरादून में फिर टीचरों से मुलाकात हुई, फिर वो निकाला। तो ऐसे करते मैं सिंगर बन गया। वरना मेरा जो था मकसद था, फोकस था कि मेरे को कहीं गवर्नमेंट जॉब करना है, चाहे मैं क्लरिकल में जाऊं, चाहे, क्योंकि ना घर की स्थिति ऐसी थी, स्टेबल इनकम चाहिए थी। हाँ, घर की स्थिति ऐसी थी कि मैं ऐसा नहीं सोच सकता था कि मैं नेता बनूं, या फिर मैं, क्योंकि नेता बनने के लिए भी जेब में पैसा चाहिए, या फिर कि मैं सिंगर बनूं, कोई ऐसा नहीं। मैं ठेकेदार भी नहीं बन सकता था, क्योंकि ठेकेदारी करने के लिए भी पैसा चाहिए। तो ऐसा स्थिति में था मैं। लेकिन जब से संगीत लाइन में भगवान ने इस लाइन में मोड़ा, तो धीरे धीरे सब मैं ठीक करता गया, तो सब चीज़ अपने आप ही होता रहा। और आप भगवान की तरफ से काफ़ी अच्छे मुकाम पे आप खड़े हैं। जी एक क्योंकि आप भोटिया समाज से आते हैं, एक सवाल जो ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि भोटिया समाज जो है वो एक बंजारा वाला जीवन ज़्यादा जीता है। 3 जगहों पे, अगर ठंडी से फिर गोपेश्वर आएगा, आपके ठिकाने बदलते रहते हैं। जब ये ट्रांजिशन का पीरियड होता है, क्योंकि ये हर साल आपको करना होता है, कितना तकलीफ देह होता है या कितना सुखद होता है कि यार अब पहले आपने पूरा यहाँ से अपना तख्ता उठाया, फिर एक जगह गए, फिर 6 महीने बाद तख्ता उठाया, फिर यहाँ आए। तो इस प्रोसेस में, ट्रांजिशन में क्या दिक्कतें आती हैं या फिर दिक्कतें नहीं आती हैं? नहीं, जो हम लोग का समाज है, भोटिया जो समाज है, जो चाहे वो नीतीमाणा घाटी लेके चलो आप, चाहे आप मुंशियारी क्षेत्र में जोहार वैली लेके चलो, या आप रंग है ना पिथौरागढ़ में जो रंग समाज है, जो ओम पर्वत साइड है, दारमा व्यास वैली, दारमा वैली, कहीं पे भी भोटिया समाज है। ये बंजारे की ज़िंदगी नहीं, ये व्यापारिक ज़िंदगी जीते थे। और इनका व्यापार तिब्बत से होता था। राइट। तो तिब्बत से व्यापार करने के लिए तो आपको तिब्बत बॉर्डर जाना पड़ेगा। तो हमारे जो गांव, जैसे जोहार वैली है, माणा वैली है, नीति वैली, ये हमारे गांव है। तो हम लोग व्यापार करने जाते थे वहाँ। हम लोग बंजारा वाला नहीं था, वो सिर्फ ये था। हमारे 2-2, 3-3 जगह क्यों है घर, उसका मैं बताता हूँ। तिब्बत से व्यापार करने के लिए उन क्षेत्रों में जाते थे, वहाँ से तिब्बत नज़दीक पड़ता था। हम लोगों का इंडियन मार्केट से कोई लेना देना नहीं था। चाइना से ही मेरे ख्याल से, चाइना नहीं, तिब्बत से था। तिब्बत से था। और तिब्बत से जो है हमारा बहुत, हम लोग भेड़ पालन कर, वहाँ ऊन देते थे, नमक देते थे, वहाँ से कुछ लेके आते थे। तो ये हमारा खान पान सब वैसे, आज भी हम लोगों का खान पान उससे बहुत ज़्यादा मिलता है। हमारी बोली भाषा मिलती है, हम लोगों के शक्ल तक मिलते हैं वहाँ के लोगों से। तो वो था। अब जब व्यापार क्या होता था, जब बर्फबारी पड़ जाए तो रास्ते बंद हो जाते थे। तो अब उस जनजीवन को कैसे व्यतीत, बर्फ में नहीं कर सकते, अब 6 महीने क्या खाओगे। तो उसके लिए हम लोग नीचे आते थे, वेट करते थे कि जब बर्फ खत्म हो फिर जाएं हम लोग। सेकंड में जो बीच का जो तीसरा गांव है, वो इसलिए है, वो सिर्फ लकड़ी घास इकट्ठे करने के लिए होते थे, क्योंकि बद्रीनाथ में लकड़ी घास नहीं होता है।
है ना, ऑक्सीजन की वहाँ तो कमी है, मैदान वहाँ ही तो है, वो आपके तो पहाड़ी वायदाब है, है, तो पेड़ ना बड़े होते हैं ना, वो लकड़ी कहाँ से आए, फिर जंगल नहीं होते वहाँ, बुग्याल है वो तो, बुग्याल में कहाँ जंगल होते हैं। तो उस जंगल, वो जैसे अब गाय है, भैंस है, उनके चारे के लिए तो घास पहले से हम लोग काट के रखते, डैम्प करते, वो हमारा गोदाम हुआ गाँव, जो हनुमान चट्टी की बात कर रहा हूँ, नीचे वो गोदाम है, वहाँ लकड़ी घास कट्टा। अब बद्रीनाथ जाते हैं तो 11 किलोमीटर है, तो पहले घोड़े खच्चर होते थे, गाड़ी नहीं थी तो घोड़े खच्चर होते थे, जैसे लकड़ी खत्म तो जाओ भाई, सुबह गए घोड़े खच्चर में रखा लकड़ी, शाम को वापस 2 घंटे में वापस आते थे। आज की डेट में गाड़ी है, गाड़ी लकड़ी घास खत्म तो गाड़ी लेके गए, चलो भर के आ गए 1 घंटे में वापस। तो वो बंजारा ज़िंदगी, वो व्यापारिक ज़िंदगी था, और हम लोगों का व्यापार वहीं से होता था। और हम लोग जो नीचे आते थे सिर्फ बर्फ़ के कारण आते थे। तो अब तो कपाट ये है कि कपाट बंद हो गए, तो उस समय तो रहते भी थे कुछ लोग। आज की डेट में पुलिस रहने ही नहीं देती, आज बड़ा सेंसिटिव हो गया ना मामला, चाइना नज़दीक वाला मामला, है, yes, तो हाँ। बॉर्डर पे कोई मतलब वो आदमी नहीं रह सकता है, सिविल नहीं रह सकता वहाँ पे, लोकल लोकल को तो फिर भी है इजाज़त, लेकिन फिर भी outsiders मेरे ख्याल कोई से नहीं मतलब रह ही नहीं है। सकता। मतलब अगर हमको भी जब जाना होता है इस दौरान, तो एसडीएम से परमिशन लेके जाना पड़ता है। तो ये था वो जीवन हम लोगों का, इस तरीके से व्यतीत होता भी चीज़ें चली हैं। और कष्टदायी तो था। देखो पहले तो पैदल होता, पहले क्या होता था, हम लोग गोपेश्वर से बद्रीनाथ जाते थे तो हफ्ता लगता था पूरा, और गाय बछड़ा सब पैदल, चलना है अपने सब साथ पैदल। में। एक ट्रक बुक करते थे, उसमें जो अपना बिस्तरबंद होता था, बिस्तरबंद अटैची जो भी है, ट्रंक वगैरह, तो वो ट्रक पहुंच जाता था, एक बंदा घर का जाता था, अपना वो संभाल देता था, बाकी गाय बछड़े सब पैदल आ रहे, सब पैदल। और 7 दिन का हमारे आज भी भोटिया पड़ाव बोलते हैं, जो जिस पे आज भी केस चल रहा है कि ये भोटिया पड़ाव सरकारी गवर्नमेंट ने, ये भोटिया लोगों का है, तो गवर्नमेंट ने दे दिया उनको कि हाँ ये भोटिया लोगों का, वास्तव में ये इतने सालों से ये पड़ाव इनका है। तो ये पड़ाव, 1 पड़ाव, 2 पड़ाव, 3 पड़ाव, 4 पड़ाव, तो 7वां 8वां दिन में पहुंचते थे। तो वो वही कष्टदायी था, और एक आनंदित भी था वो आनंद जीवन। भी था। मैं गया हूँ, मैं जब छोटा था गया हूँ, बड़ा मजा आता था। आज तो क्या करे, गाय बैल सब गाड़ी में ट्रक में डाल रहे, 2 घंटे में पहुंच जा रहे। तो वो ये अलग फील है, वो अलग फील था, वो कल्चरल को दोहराता है। वो हमारा हम जाना भाड़ गंगाड़, एक गाना मैंने गाया, तुम हो यहाँ देवर रची पाला, तो वो उसी का वो है कि हम जा रहे हैं, अब भाड़ गंगाड़ जा रहे हैं, तुम अब देवर रची पाला, और पैदल जाते हैं, जाते जाते पूरे गाना, रात को विश्राम करना, वो खाना को एंजॉय करना। तो वो इस टाइप का था, वो बहुत अच्छा लगता था। मतलब मैंने जो बचपन में देखा, बहुत इंजॉय किया, बहुत फील है उसमें, बहुत। अगर आज भी या तो आंसू आते हैं कि किस तरीके से हम लोग जाते थे। अब वो सारा कल्चर खत्म हो गया, खत्म धीरे हो गया, धीरे अब तो चीज़ें बदल चुकी हैं। सब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब तो लोगों ने गाय रखना बंद कर दिया है। यस, हमारे यहाँ भी आप गढ़वाल में भी चले जाइए, वहाँ भी आप भैंस गाय रखने के लिए कोई तैयार है ही नहीं। हमारे यहाँ हर परिवार में दो घोड़े तो होते थे, घोड़े खच्चर, और बैल, 2 बैल हल लगाने वाले, और गाय दूध देने वाले। इतना तो जानवर होता था। आज के डेट में, आज के खत्म हो चुका आज है। के डेट में आपको हल लगाने के लिए दूसरे खुशामद करना पड़ता है कि बैल दे दो यार भाई। ये स्थिति आ गई है, और ये पूरे पहाड़ की स्थिति है, हो होगा, रहा सब है जगह ही ये होगा। चीज़ है। खैर, थोड़ा सा आपके पहले एल्बम पे आते हैं। जहाँ तक मुझे याद आता है, आपकी ऑडियो कैसेट तो नहीं आती, आप सीडीज के ज़माने में आपकी शुरुआत की। ऑडियो आई थी मेरी। अच्छा, ऑडियो आई थी आपकी। मेरी जो है दो एल्बम ऑडियो आई। मैं 2000 से गा रहा हूँ, तो हाँ, 2000 में तो ऑडियो कैसेट थी। ये तो 2007 में आया सीडी। ओके, उससे पहले 2 एल्बम आई, एक तो ओरे सांगली आई, वो कैसेट में ही आई। ओके, जो पहला एल्बम आपका पहले एल्बम कैसेट में ही था, और दूसरी एल्बम भी हो जिया, वो भी कैसेट में ही था। अच्छा, हाँ, पहले एल्बम भी, हालांकि उनका वीडियो उसमें आया, सीडीज में आ गया। सीडीज में, तो वीडियो तो आना ही था। 2004 के बाद मेरे ख्याल से शुरुआत हुई है, 2003-4 के बाद। ना 2000 से हो गया था। ओके, हो गया था वो, सीडी में आना शुरू हो गया था। सीडी में वो नेगी जी के गीत आने लग गए थे ना। अच्छा, वो 2000 आने लगे थे वो। तो ये उस समय जो है कैसेट में ही हम लोगों ने निकाला था। उस सेमने बाबूजी मेरे तीसरे एल्बम, जिसमें रानी के राम डोला है, वो मेरे ख्याल हिमालयन फिल्म से वो सारे हिमालयन से, और पहली कैसेट छोड़ के बाकी सारे हिमालयन से हैं। ओके, तो ये ओरे सांगली जिसके हम पहले एल्बम की आप बात कर रहे हैं, उसका आपको एक बहुत सुंदर, बहुत हिट गाना रहा वो आपका, रूडी में जाता। हाँ, में जाता रूडी। तो उसकी 2 लाइनें पहले सुनना चाहेंगे, और इस पर बहुत सारे सवाल है मेरे पास, उस पर बात करेंगे। पहले 2 लाइनें प्लीज। हे रूड़ी मिजाज रूड़ी मिजाज कभोर रूड़ी, हे रूड़ी मिजाज रूड़ी मिजाज कभोर रूड़ी,
कामारा लसा करुड़ी, कामारा लसा करुड़ी, कामारा लसा करुड़ी, कामारा लसा करुड़ी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये आपके पहले एल्बम का गाना था ये एक्चुअली। हाँ, तो ये काफ़ी ये शायद आपने ही लिखा है? ये लिखा, ये गाना बहुत पुराना है, ये माँ जी गुनगुनाती थी मेरी। अच्छा। तो माँ जी के 2 लाइन लेके और गांव में जो किटी पार्टी में फिर वो गाते थे, तो माँ जी से सुना था मैंने। एक दीदी हैं इंदू दीदी, वो भी गाती थी। तो ये 2 लाइन गाती थी, काम आ रहा लसा कर रूढ़ी का। अबे तौली को अदाना रूढ़ी, पानी को छपा कर रूढ़ी, फिर बाद में हमने लिखा जोड़े फिर उसमें। इसमें। बल्कि एक लाइन हटवाल ना, वो भाना में लिखा था, हटवाल जी ने भी लिखा था एक, वो भाना रंगीला। ये सारे हाँ लोकगीत हैं। तो उस समय हटवाल जी गोपेश्वर, हम गोपेश्वर ही रहते थे, हटवाल जी भी वहीं थे। तो मैं हटवाल जी से, वो हम लोग थिएटर वेटर से जुड़े रहते थे ना, तो हटवाल जी जानते थे। मैंने कहा सर ये तो अधूरा गीत है, तो थोड़ा एक एक 2 लाइन उन्होंने पूरा किया। तो ऐसे करके उसको पूरा किया। तो अब ये गाने का मैंने जिक्र इसलिए भी किया क्योंकि बीच में आपको याद होगा कि गुलाबी शरारा को लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। कहा गया कि गजेंद्र राणा ने हटवाया गाना, उनकी धुन की चोरी थी। हे मालू जो उनका गीत था। आपका जो ये गीत है, इस पे कुमाऊनी में मेरे ख्याल से ललित मोहन जोशी जी ने भी इस धुन पे गाया है। क्या आपको दिक्कत नहीं हुई जो इंदिरा आर्य को हुई या इंदिरा आर्य की टीम को हुई गुलाबी शरारा को लेकर के, जो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई? नहीं देखो, मैंने ये गाना 2000 में गा लिया था, हे रोड़ी में जा जोड़ी, और 2011 में ललित मोहन जोशी ने गाया था इस गीत को। वो भी काफ़ी चला था। लेकिन देखो एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना, अब एक ही साथ काम कर रहे हैं, एक ही साथ स्टेज परफॉर्म कर रहे हैं, अब बातचीत अच्छी है तो क्या, कोई बात नहीं, भाई ने गा दिया तो कोई दिक्कत नहीं। जितेंद्र तुमक्याल ने गाया ये संगीता मैं फ़ोन करो लो, और अंतरा तो सेम ही गाया, प्राण के दरा दरा दा दारा दा दा दारा रा संगीता। तो मैंने, बल्कि ये उसका गाना शूट मैंने ही किया। मतलब मैं कैमरा भी करता था उस टाइम। टोले जी, नरेंद्र टोले जी, उन लोगों के उसमें था ये चैनल में। तो जब मेरे पास आया शूट, अरे मैं कहा बताओ यार, मेरे पास ही यार, तो हमने अब्बे जी बढ़िया सा शूट किया, चला भी होगा ना। तो उस समय हमारे ऐसा नहीं था। लेकिन मैंने इनका एक गीत पे मैंने भी नजर न लगे ता 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 ता, मैंने इस पे स्ट्राइक मारा था इनका। ओके। और वो मेरा गाना था, लैया फूलिया पैया से तिमला फूली, वो भोटे गाना था। तो मैंने स्ट्राइक मारा इन पे। तो उसे, लेकिन क्यों इस बंदे पे लोग इसलिए मारते हैं क्योंकि ना ये बंदा ना एटीट्यूड में रहता है। और ठीक है, चलना एक अलग चीज़ है, सब चीज़ अलग चीज़ है। आप ना खुद ही बोल रहे हो कि मेरा गीत कोई नहीं गाएगा, फेसबुक में डाल दिया मेरा गीत कोई नहीं गाएगा, और जो गाएगा मैं उस पर केस करूँगा। और बल्कि मैं इससे कभी बात नहीं किया। मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर देखा, फिर बाद में उसने दो तीनों ने और सोशल मीडिया पे आके बोला इसके खिलाफ। तो मैंने कहा जब लोगों को बोल रहा है मेरे गीत मत गाओ स्टेज में, तो तू दूसरे की क्यों गा रहा है। तो फिर ऐसे बातचीत हुई, तो ये बड़ा अकड़ में रहा, तो फिर मैंने स्ट्राइक मार दिया। तो ऐसा ही सबके साथ रहा, इसका किसी से नहीं बनती है भाई। किसी से आपस में बने तो आदमी का छोड़ो ना यार। मेरे गीत कई लोगों ने गा दिया है, तो मैं कई लोग बोलते हैं भाई जी मैं इसमें गा दूँ, मैं कहता गाओ यार, मैंने गा दिया क्या। अब घुघुती पे कोई गा लेगा, मैं क्या कॉपीराइट मारूंगा उस पर, वो कंपनी मारेगी या जो मैं तो नहीं मारा। अब गजेंद्र राणा ने थोड़ी मारा कॉपीराइट। कॉपीराइट तो गजेंद्र राणा ने जिस चंदा कैसेट जिस कंपनी में गाया उन्होंने मारा। गजेंद्र राणा कौन होता है कॉपीराइट मारने वाला। अभी मैं घुघुती पे कॉपीराइट मार ही नहीं सकता क्योंकि वो हिमालयन फिल्म्स का है। मैं कौन होता मारने वाला। वो तो लैया पुलिया, वो तो मेरा उसमें चैनल में है, तो तब मैंने मार लिया है। मैं फ्योलड़िया पे कोई करेगा तो मैं, वैसे वो लोकगीत है, मैं कॉपीराइट क्यों मारूंगा। वो मेरा थोड़ी ना है। रानीखेत राम डोला मेरा थोड़ी ना है। रानीखेत राम डोले पे तो कितने गाने, नन पदा ना दल भूमि मत जन दे बगी रानीखेत राम डो, तो लोग गा रहे हैं। ऐसे कई गीत हैं लोकगीत जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन आप उंगली करोगे तो फिर आपको तो भाई लोग करेंगे। तो उन्होंने शायद चंदा कैसेट वालों ने उनके साथ कुछ बात बिगड़ी, उन्होंने कहा अच्छा बेटा इतने एटीट्यूड में उन्होंने ले डाल दिया। तो गजेंद्र राणा ने थोड़ी मारा था कॉपीराइट। वो गजेंद्र राणा का बेचारे का नाम खाली बोल दिया लोगों नाम उनका ही उछला था एक्चुअली। और वो गजेंद्र राणा का भले गाने की धुन गाना उनकी है, और गजेंद्र राणा से पहले वो तो उनकी धुन थी, ये कल्पना चौहान की। वो उन्होंने नीलम कैसेट में किस में गया था, क्या था, मैंने अंधराजू तेरी गड़ी माँ,
तो ये कल्पना चौहान जी ने गाया था, बस उनसे पहले तो उनकी धुन है, तो उनका नाम क्यों नहीं आया? तो थोड़ा सा यही है, कंट्रोवर्सी के लिए उस बेचारे का नाम डाल दिया, लेकिन वो कंपनी वालों ने किया होगा। गजेंद्र नाना का कोई मतलब ही नहीं होता है, उनके चैनल से थोड़ी ना होगी। सही बात है, सही बात है, एकदम सही कहा आपने। जब हम रोंगपा समाज की बात करते हैं, आप पहले व्यक्ति होंगे शायद, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है, कि जिन्होंने रोंगपा गीतों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया। हो सकता है पहले भी रहे हों, बट मैंने आपके गीतों को ही सुना। नहीं, रोंगपा कोई आदमी है तो अच्छा, स्टार्टिंग मैंने ही किया था वो। और मुझे वही लग रहा है, क्योंकि हमने आपके ही गीत सुने हैं और वो काफ़ी हिट भी गए थे, मतलब काफ़ी लोगों ने सुना, हमने भी सुना। हमको समझ में नहीं आया हालांकि, क्योंकि हम गढ़वाली बोलते हैं और रोंगपा थोड़ी सी मुश्किल लगती है हमारे मुझे। रोंगपा में बहुत लोगों ने लिखा, आलम सिंह चौहान जी हैं छिनका से, उन्होंने लिखना शुरू किया। बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने लिखना शुरू किया, साथ साथ गाया भी है, लेकिन वो गाना ना एक प्लेटफॉर्म से बाहर नहीं आया, वो वहीं तक सीमित रहा हो। तो वो लैंग्वेज भी, जब मैं यहाँ तक कि चमोली वालों को पता था कि भोटिया कोई समाज है, इनकी लैंग्वेज अलग है, लेकिन जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में जब रिकॉर्डिंग के दौरान कई लोग मिले, पौड़ी के लोग मिले, टिहरी के लोग मिले, तो कहते ये कौन सी लैंग्वेज है? तो मुझे कई लोग जौनसारी समझते थे कि यार ये ना गढ़वाली नहीं, ये जौनसारी है। तो मुझे स्टार्टिंग में लोगों ने जौनसारी समझा, ये जौनसारी सिंगर है। अभी भी कई लोग सोचते हैं कि मैं कुमाऊँ से हूँ, क्योंकि कुमाऊनी गाना ज़्यादा गाया मैंने, तो सही कई लोग सोचते हैं। अभी धीरे धीरे सब पता चल रहा है कि यार ये बद्रीनाथ का रहने वाला है, ये चमोली डिस्ट्रिक्ट का है, ये ऐसा है। तो जब मैंने भोटिया गाना गाया तो तब लोगों ने कहा यार ये कौन सी लैंग्वेज है? अब वो जौनसारी लोग समझे कि ये कुमाऊनी लैंग्वेज है, गढ़वाली लोग सोचे ये जौनसारी लैंग्वेज है, कुमाऊनी लोग सोचे ये गढ़वाली लैंग्वेज है। तो मैं चक्रव्यूह में ही था पूरा। नहीं, लेकिन वो गाने जो निकल के आए वो, हाँ, भले ही 2-3 आपको गीत भाषा ऐसे- ना समझ में आती हो, लेकिन उसकी धुन और उसको हाँ, सुनने में बड़ा मज़ा आता है, enjoy आनंद किया, आता है। लोगों ने बहुत एंजॉय किया। भाई मैं चाहूँगा इसी बात पे कि एक रोंगपा गीत जो आपने गाया हुआ है, अब मुझे नाम याद नहीं है उसका, मुश्किल होती है, लेकिन चाहूँगा कि आप प्लीज़ 2 लाइनें उसकी गुनगुनाएं। आहा सोद सोद बथों सूर्य सूर्य, आहा अंग पे लाग्या नीति तूर्या तूर्या, इंत मुल्क घाटी क्या का मौजे उर्या, सूर्य सूर्य बथों सूर्य सूर्य, तूर्या तूर्या ती तूर्या तूर्या, आहा सोद सोद बथों सूर्य सूर्य, आहा अंग पे लाग्या नीति तूर्या तूर्या। बहुत खूबसूरत। आपके जो सबसे हिट गाने हैं उन पर बात करने से पहले एक सवाल ये भी है कि किशन महिपाल को हम एज अ कैमरामैन भी देखते हैं, एज अ डायरेक्टर भी देखते हैं। तो म्यूज़िक गाना आपने शुरू कर दिया था, लेकिन गाने के साथ आप ये काम भी कर रहे थे। कैमरा कहाँ से बीच में आ गया? मतलब दूसरी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये कैमरा कहाँ से आया, डायरेक्शन कैसे आया? वो सिंगिंग से पहले मेरा कैमरा पे ही फोकस था। ओके। और मैं देहरादून में बहुत अच्छे प्रोड्यूसर, कैमरामैन, डायरेक्टर, आज बॉम्बे में महेश भट्ट जी, उनके साथ मैं असिस्टेंट हुआ करता था। तो उनको देख देख के मैं कैमरा वैमरा सीखा। तो जब मैं गढ़वाली गाने देखता था मेरे से पहले, जब मैं आया नहीं, तो मैं कहता यार क्या शूट कर रहे हैं, ये बकवास है, मज़ा नहीं आ रहा है, नेगी जी का गाना ख़राब कर दिया इन्होंने। मतलब कहना नहीं चाहता, और जो लोग देख रहे हैं, बुरा मत मानना, वो मेरा ऐसा था कि यार क्या शूट कर रहे हैं यार, इसको तो ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। फिर अचानक से एक महेश भट्ट जी के साथ एक वो ये 55 एपिसोड आए उत्तराखंड के आस्था चैनल के लिए, जिसमें भजन वजन गाने थे। तो दिल्ली में मैं उन्हीं के साथ रहता था, महेश भट्ट जी के साथ। तो स्टूडियो में कोई बंदे संस्कृत में गा रहे थे, तो अशुद्ध गा रहा था, क्यों, मैं शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ 8 तक, और मेरी संस्कृत बहुत अच्छी है आज भी, मैं श्लोक बहुत अच्छे से गाता हूँ, बोलता हूँ, मैंने गा भी रखे हैं श्लोक। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर इसका उच्चारण ठीक नहीं, क्योंकि संस्कृत का तो उच्चारण ख़राब है तो सारा गलत हो गया। फिर तो मैंने कहा ये सही नहीं गा रहा, आवाज़ अच्छी है, धुन मतलब सब चीज़ अच्छा है, पर ये उच्चारण ठीक नहीं कर रहा। और कह तू चुप रहे, मैं उनको क्या मालूम, मैं तू चुप रहे बस। फिर अब वो जो डायरेक्टर एक खत्री था, पंजाबी खत्री था, उसको शायद वो जहाँ समझ रहा था, तो मज़ा नहीं आ रहा था। तो मैं उसको कह रहा था सर इसको ना ऐसे गाना चाहिए। बोला तू कैसे जानता है, तो बताओ उसको ऐसे गा। तो मैं यहाँ माइक से बोल रहा उसको सिंगर को कि सर आप ना इसको ऐसे गाओ, श्याम दिशि देवात महा, हलंत भी लगाना है, हिमालयो नाम नागादि राजा। तो अब वो डायरेक्टर देख रहा है, उसने उसको तू बाहर,
तू बारह, मुझे कहा तू गा ले। अब मैंने गाया एक श्लोक, उसने कहा पूरा एपिसोड तू ही गा। अरे भगवान। अब वो मैं संस्कृत में गाया श्लोक, आस्था चैनल के थे श्लोक, और कुछ ऐसे भजन वजन गा दिए मैंने। कह रहा है तो कह रहा है यार तो तू कहाँ से है? मैं कहा उत्तराखंड से। बोला उत्तराखंड मैंने बहुतों को सुना है लेकिन ऐसी आवाज़ नहीं है, तो वहाँ ट्राई कर। मैं कहा ऐसे बोल रहे ट्राई कर। मन रखने के लिए। हाँ, तो फिर महेश भट्ट जी ने मेरे को ना वो श्लोक के बाद में बोला सारा एपिसोड तो ही गा और इतना पैसा मिलेगा ये। तो फिर मैंने वो गाना शुरू किया, गाया। तो फिर आया वो गाने के बाद, फिर मैं ऊपर आया, फिर मेरे को प्रोफेसर मिले। फिर मैंने कहा यार सब लोग बोल रहे हैं तो अब करना ही चाहिए। तो कुछ मैंने कुछ टीचर, तब जाके वो गाया था श्लोक मैंने उसमें। तो वहाँ उनके साथ जो है, जो शूट करता था, ये करता था, वो सब सीखा मैं। तो जब मैंने गाया ना, तो मुझे हमें ने शूट किया, महेश भट्ट हम सब मिलके शूट किया था पहली एल्बम। दूसरी एल्बम में महेश भट्ट जी चले गए थे बॉम्बे वगैरह, वो तो उनको टाइम मिला ना, मैंने कहा खुद ही कैमरा पकड़ा और खुद ही करने लगा, और वो इतना हिट हुआ हो जिया। बोला यार इस बंदे ने कैमरा भी करना। और उसके बाद सब प्रोड्यूसर यार हमारा भी गाना शूट कर दो, हमारे भी गाना। मैंने कहा लगे हाथ बढ़िया, वही जब तो आ रहा है पैसा तो सही बात है। तो मैं वो भी करने लगे। मेरे साथ में जो थे मेरे आज असिस्टेंट बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ हमारे इंडस्ट्री में, तो उनके साथ चल दिया मैं। चल भाई, एक था लड़का मेरे साथ, और चल भाई तुम आज हो गया शूट किया, कल ये क्या, तीसरा उनका क्या। चलो मतलब एक्सपीरियंस बढ़ता गया। एक कैमरा, फिर दूसरा कैमरा, तीसरा कैमरा, कैमरे पे कैमरा, अच्छे अच्छे कैमरे लेते गए, सीखते गए, करते गए। चीज़ें ऐसे बढ़ती गई आगे। नहीं बहुत बढ़िया है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप दोनों करियर चीज़ों को अच्छे से संभाल भी रहे हैं। अब आपके कुछ अच्छे अच्छे जो हिट गीत हैं, अच्छे नहीं बोलूँगा, हिट गीत हैं, अच्छे तो आपके सारे गीत हैं, तो जो हिट गीत हैं सबसे पहले बात करते हैं घुघुती की, है ना, किंजरी का छाला घुघुती। ये गाना बनने की प्रोसेस क्या रही और कैसे, मतलब जब वो हिट हुई, आज भी लोग शादियों में वो गाना बजता है, तो उस गाने का आपकी आवाज़ में दुनिया तक पहुंचने की क्या नहीं, मैंने जो है शुरुआत से ही, जैसे हीर उड़ी गाया वो हिट हुआ पहली एल्बम में। दूसरे एल्बम में मैंने ओ भाना रंगीली भाना गाया, वो भी हिट हुआ। देखो गाने तो 8 गाए मैंने। तीसरे एल्बम में मैंने रानी खेतर राम ढोला गाया, काफ़ी बड़ी हिट, वो भी हिट हुआ। और चौथे में जब ये सारे मैंने ये देखा कि यार हर एल्बम में 8 गाने हैं, इन 8 गानों में से ना हिट वही हो रहा है जो लोकगीत है, जो मैंने चांचड़ी से उठाया है, जो मैंने सुना है बचपन में। वैसे ही वो एक गीत भी सुना था मैंने, घुघुती, वो दाकुड़ी में गाँव में सुना था, माझी लोग गाते शादी बारात में। तो फिर मैंने कहा इस बार इस पर काम करता हूँ, और उस पर काम किया। तो मुझे ये नहीं था कि ये हिट हो जाए, क्योंकि उससे पहले मैं सयाली बम्पाली लिख चुका था बहुत, और मुझे ये था कि ये सयाली बम्पाली हिट होगा गाना इस एल्बम में। हालांकि उस एल्बम का नाम ए जानू रे है, तो उसमें एक गाना ए जानू रे मेरी डांडे कांटे, तो मैंने कहा टाइटल सॉन्ग ऐसा होना ए जानू रे अपने हिमालय उत्तराखंड के लिए। लेकिन सयाली बम्पाली में नहीं रखना चाहता था, लेकिन मुझे ये था कि डीजे में सयाली बम्पाली हिट चलेगा। क्योंकि घुघुती जब गाना मैंने वो कंपोजिंग वो उठाया मैंने, वो स्लो था, थोड़ा फास्ट किया। फिर उस गाने को जब लिखना शुरू किया तो मैं शब्द नहीं थे, स्टार्टिंग के जो लाइन थे। फिर हटवाल जी, डॉक्टर हटवाल जी, आनंद किशोर हटवाल जी, उनकी एक चांचड़ी झमक किताब है, उसमें उन्होंने संकलन किया हुआ है। तो फिर मैं हटवाल जी से बोला सर ये घुघुती, बोला यार उस किताब में लो, किताब पूरी किताब दे दी मुझे। तो मैंने फिर उनमें से पूरा नोट किया, फिर वो घुघुती गाना बना। तो वो मुझे इसलिए था कि वो गीत नहीं, मतलब हिट नहीं होगा, वो सिर्फ ये था कि एक जो है लोगों को अट्रैक्ट करेगा ये। और उसमें मार्मिक जैसे तू खोड़े ना खाया गो, तो मार डोलो लगोगती, हम तो पाप लगो लगोगती, तू ये कहते तू जीरवाड़े ना जाए, तो ऐसे ऐसे शब्द हैं कि तू फिर आना बोर्ड में ऐसा। तो वो घुघुती से एक जैसे घुघुती गुराने लगी, एक हाँ वो एक था, वो करुण रस है एक ध्यानियों के लेके। तो ये घुघुती को लेके था, इसमें ध्यानियों का कोई लेना देना नहीं, ये प्रॉपर घुघुती के। यार घुघुती हमारे यहाँ के वो है बर्ड है, और लोक पक्षी बोल सकते हैं उसको हम, घुघुती जो नाम है। और उस घुघुती पे एक गीत मतलब ऐसा हो जाए कि लोग घुघुती मारते हैं, खाते हैं। मुझे आज भी याद है कि मुझे जब नीम जो है केदारनाथ में काम कर रहा था, तो डॉक्टर ये क्या थे, ये कर्नल कोठियाल जी, कर्नल कोठियाल जी का फ़ोन आया मेरे को कि यार तूने घुघुती पे क्या गाना बना दिया। और वो शायद घुघुती खाते थे, तो बोलो हाँ, उन्होंने केदारनाथ की कसम खाई। मैं आज केदारनाथ में बोला, मैं केदारनाथ की कसम, आज के बाद घुघुती कभी नहीं खाऊंगा। तो मुझे ऐसा देखो यार इतना, मैंने कहा करोड़ रस है इस घुघुती। और लोगों ने इसको डीजे में नाचना शुरू किया, वो सयाली बम्पाली फेल हो गया,
अब उसका हो सकता है कि एक घुघुती के प्रति इतना स्नेह, दूसरा उसके बीट ढोल दमाओं के जो हमने किए डाले हुए थे हाँ वो मिक्सअप करके जो भी फ्यूजन किया हो तो पब्लिक को अच्छा लगा। तो ब्रेक चल पर पड़ा है, जाने से पहले हम बात कर रहे थे घुघुती की। अब मैं चाहूँगा कि घुघुती की 2 लाइनें हम गाएं और उसके बाद हम आगे बढ़ें। किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फुर उड़ांदी घुघुती। किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फुर उड़ांदी घुघुती। क्या टक लगांदी घुघुती, क्या रांदी बिंगांदी घुघुती, कै देश की होली घुघुती, कै देश आई घुघुती। किंगरी का झाला होए होए, किंगरी का झाला घुघुती, पांगरी का डाला घुघुती, ले घूर घुरांदी घुघुती, ले फुर उड़ांदी घुघुती। बहुत खूबसूरत। अब इसके बाद दूसरा गाना आपका जो बहुत हिट होता है और आज भी चलता है डीजे पे ही, डीजे इसलिए बोलूँगा क्योंकि वो शादी में बहुत ज़्यादा बजता है, फ्योन लड़िया। फ्योन लड़िया मेरे ख्याल से शायद पहला गाना चैतवाली था जिसने यूट्यूब पर व्यूज़ का रिकॉर्ड तोड़ा, और शायद सेकंड फ्योन लड़िया था। नहीं, पहला गाना 2015 में फ्योन लड़िया आया था। 2014 में आया था, वैसे 14 में ऑडियो आया था और ऑडियो ही उसका 3 मिलियन पहुंचा था उस टाइम पे। और 2015 में फ्योन लड़िया जब आया तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था। ये ट्रेंडिंग पे था, ये 4 दिन तक ट्रेंडिंग पे था। तो फ्योन लड़िया के बाद चैतवाली फिर आया, 16-17 में आया। ओके, 15 पहले फ्योन लड़िया तो आया। फर्स्ट गाना हमारा ये कह सकते हैं। तो ये फ्योन लड़िया जो गीत है ये भी लोग से आपने उठाया, जैसे हाँ, आपने ये बताया था। बचपन में सुनते थे हम लोग, रेडियो में बजता था ना, हम लोग छोटे थे तो रेडियो में होता ना, आकाशवाणी से रेडियो में बजता रहता तो हम लोग, बल्कि गांव में ड्रामा होता था ना पहले, तो उसमें प्रोग्राम भी करते थे। कॉलेज में भी मैंने बहुत बार गाया इसको, फ्योन लड़िया वाला, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था बहुत बार गाया। तो है पुराना गीत है, स्वर्गीय शिव प्रसाद पोखरियाल जी का गीत है, वो आकाशवाणी में गाया करते थे उस टाइम पे। और उसको मेरे ख्याल से कैसेट में आपने ही उतारा है। हाँ। तो ये गाना, क्योंकि जब आप इस गाने को, क्योंकि जैसे आपने कई इंटरव्यूज में बताया कि इसकी धुन स्लो थी, बाद में थोड़ा सा आपने उसको रिदम फास्ट किया है। फ्यों लड़ी त्वे देखी के हों दियो मनमा, तेरो मेरो साथ छायो पहलो जन्म, ऐसा था ये। और फिर उसको आपने थोड़ा सा थोड़ा रिदमिक किया। फ्यूजन किया, थोड़ा वेस्टर्नाइज करके, थोड़ा अपना ये कल्चरल जो अपना इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वाद्य यंत्र जो ढोल दमाऊ, ये मिक्स करके, बेस गिटार, ये थोड़ा ड्रम सब करके जोड़ जाड़ के किया। जोड़ जाड़ के। नहीं, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि आज तो बड़ी हिट है, हम कहना आसान है कि यार हिट गाना है, लेकिन जब आप उसको लिख रहे थे या बना रहे थे तो क्या उम्मीद थी कि यार ये इतनी बड़ी हिट होगा? नहीं, ये तो देखो, हम लोग जब कभी भी कोई गाना लिखते हैं या बनाते हैं, जब स्टार्ट करते हैं, कभी हम ये नहीं सोचते कि यार ये हिट हो जाए। वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। आप जिस परिवेश में, जिस प्रकृति में बैठ के, जो सोच समझ के आप लोग लिखते हैं, वो अगर मिल जाए श्रोताओं के से तो गाना हिट हो जाता है। तो ऐसा नहीं था, बल्कि मुझे जब मैंने उसमें रैप वैप डाला तो मेरे को बहुत लोगों ने कहा भाई तू बर्बाद हो जाएगा। अच्छा खासा नाम घुघुती रान के तुझे लोग गायकों में लोग जानते हैं, बोलते हैं यार इतना अच्छा सिंगर है, देखो गढ़वाल में पहली बार इस टाइप का सिंगर आया जो लोग को इतने अच्छे तरह गज़ल गा रहा है, ये कर रहा है सब, और वो अपना नाम रैप गा के नाम क्यों ख़राब कर रहा है। तो मैंने कहा यार रैप जो है मैं वैसे थोड़ी गा रहा हूँ, मैं तो छाजम में बैठी के खुट्टी हलकानी। तो मैंने कहा जिस तरीके का गाना है मैं उस तरीके की बात कर रहा हूँ, हालांकि वो गाना उनका है तो मैं उसको रिमिक्स कर रहा हूँ। तो रिमिक्स में तो मैं उसका वो खुशबू ख़त्म थोड़ी ना कर रहा हूँ, पहाड़ की मिट्टी की खुशबू है ही उसमें, बस थोड़ा तड़का डाल रहा हूँ कि थोड़ा जो लोग जो यूथ है, यूथ के लिए मैंने वो गाना बनाया था। मैंने किसी ऐसा नहीं बनाया था कि बुजुर्ग लोग सुने ऐसे। मैं कहा यार ये गाना तो वैसे सुन चुके हैं लोग, लेकिन अब इसको नया किस तरीके से मैं पेश करूँ। तो थोड़ा इस एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा म्यूज़िक में किया, थोड़ा सा रैप वैप गा के, तो अच्छा लगा लोगों को, और लोगों तक पहुंचा भी वो अच्छे तरीके से। चलिए इस आगे बढ़ने से पहले शाली भंपाली भी मुझे तो बड़ा पसंद है गाना, और वो काफ़ी अच्छा चला आपका। तो शाली भंपाली की भी मैं 2 लाइनें आपसे सुनना चाहूँगा, और उसके बाद इसके लास्ट सेगमेंट में पहुँचते हैं। ठीक है। श्याली बंपाली त्वे मेलाल हे श्याली नीति गमसाली, श्याली बंपाली त्वे मेलाल हे श्याली नीति गमसाली,
भेना मैपाला बाकर चारोण्या रे तू म्हणा बुग्याला भेना मैपाला बाकर चारोण्या रे तू म्हणा बुग्याला। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बात करते हैं किशन महिपाल के सिंगिंग करियर की। आपको अवार्ड्स तो वैसे बहुत सारे मिले हैं, बहुत आपने कमाया है इन टर्म्स ऑफ अवार्ड्स, लेकिन हाल फिलहाल में जो चीज़ें हो रही हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई प्रयास हो रहा है जिसमें आपका सम्मान या फिर आपके काम का सम्मान किया जा रहा हो? देखो, सरकार तो उत्तराखंड सरकार तो बहुत कम करती है, लेकिन अभी सुनने में आया कि कोई अवार्ड दे रही है सरकार, आदि गौरव सम्मान। और एक नेगी जी को, हमारे नेगी जी को मिल रहा है, और एक मुझे नॉमिनेट किया हुआ है उन्होंने, तो 1 मार्च को शायद वो मिलेगा। जो ये जनजाति वाला कार्यक्रम हो रहा है? जनजातीय महोत्सव जो चल रहा है, तो उसमें सीएम साहब दे रहे हैं उसको। तो ये जो टीआरआई है, जो जनजातीय जो प्रभाग है, जो इनका विभाग है, तो वो हर साल ये जनजातीय महोत्सव कराती है, हर साल होता है। और ये मैंने तभी देखा जब से ये धामी जी आए हैं, तब से ही, उससे पहले नहीं होता था ये धामी जी के कार्यकाल में ही ये, और जितने कार्यकाल हो तब से कंटिन्यू हो रहा है ये जनजातीय महोत्सव। और खेल कूदों का भी होता है इसमें, जनजातीय जैसे महोत्सव हो गया ना, तो उस महोत्सव में ये खाली जनजातीय महोत्सव नहीं है, ये पूरा देश का महोत्सव। इसमें आप उड़ीसा से लेकर बिहार से लेकर नागालैंड से लेकर मेघालय से जितने भी एसटी लोग हैं ना, शेड्यूल ट्राइब के लोग, तो सारे ट्राइब के लोग आ रहे हैं। तो ये राष्ट्रीय है, ये खाली नेशनल नहीं है, सॉरी ये उत्तराखंड का ही नहीं, स्टेट का नहीं है, ये पूरा नेशनल है। तो इसमें बहुत जहाँ के हर स्टेट के लोगों को आदि गौरव सम्मान मिल रहा है। तो ये 5 साल में अगर इस तरीके का ये लोग रिसर्च करें तो बहुत अच्छी बात है। जो पिछड़े लोग हैं वो थोड़ा आगे आने को मौका मिलता है, बात है, और सम्मान मिलता है, लोग का सम्मान, कलाकार का सम्मान है। ये जो है उस समूह का सम्मान है, उस है ना, उस परिवेश में रहने वाले लोगों का है, जो वो खेल कूद में भी करते हैं। जैसे जनजातीय खेल महोत्सव भी होता है, तो हर स्टेट के बच्चे जो शेड्यूल ट्राइब के होते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए उनका खेल का भी महोत्सव होता है। हर चीज़, हर जगह से, क्राफ्ट का भी होता है, हैंडीक्राफ्ट का भी होता है उनका, देखा है मैंने, दिल्ली में भी होता है, यहाँ भी होता है। तो ये हमारे लिए अच्छा चीज़ है कि ये सारी चीज़ें, देखो नेशनल की चीज़ें सारी पहले दिल्ली में हुआ करती थी, अब उत्तराखंड में हो रही, तो ये हमारे लिए बड़ी चीज़ है, अच्छी बात है। और उत्तराखंड के लोगों का भी सम्मान हो रहा है इसमें, तो ये मुझे गवर्नमेंट का ना बहुत अच्छा वो लगा, अचीवमेंट, एक अच्छा इनिशिएटिव वो कर रहे हैं। और उसी के साथ हमारे लोक कलाकारों को अगर वो सम्मान दे रहे हैं, और वो देना भी चाहिए, उनके काम को देना चाहिए। खैर, इसी के साथ आपको भी बहुत बहुत बधाई। हम उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसे ही आप पर अवार्ड्स की बरसात होती रहे, और साथ में ही जो है थोड़ा सा संबल भी वो मिलता रहे, सरकारों की तरफ से, लोगों की तरफ से भी, और सबकी तरफ से भी वो चीज़ होती रही। उत्तराखंड में देखो, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी को गढ़ रत्न भी दिया, तो वो भी एक उत्तराखंडी भ्रात समाज है बम्बई में, 98 ईयर्स हो गए उनको संस्था को, तो उन्होंने दिया। अमूमन क्या होता है, किसी भी आर्टिस्ट को कोई सम्मान मिलता है, अब जैसे प्रीतम बर्दवार जी को सम्मान वो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से मिला है, भारत सरकार की तरफ से मिला है। नरेंद्र सिंह नेगी जी को अभी डॉक्टरेट की उपाधि मिली, तो ये गवर्नमेंट ने। तो इस तरीके के सरकार अगर करते ना करते, अमूमन क्या, जैसे हमें पद्म भूषण अवार्ड मिला है, यूथ आइकन अवार्ड मिला है, ऐसे कई भूषण विभूषण अवार्ड मिल रखे हैं हम लोग को। तो ये सारे संस्था लोग देते हैं, संस्था के लोग देते हैं कि यार इनको आज ये सम्मान मिले था, लेकिन गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। गवर्नमेंट का एक अलग वो होता है, एक तमगा अलग होता है कि यार गवर्नमेंट ने सम्मान दिया है। तो जैसे अभी रेशमा शाह जी को मिला है, वीरेंद्र राजपूत जी को मिला, बिस्मिल्लाह खां अवार्ड मिला है, तो भारत सरकार ने, तो वो तो अच्छी बात है, भारत सरकार तो करती है। उत्तराखंड सरकार को भी ना करना चाहिए, साल में नहीं 2-3 साल में एक तो करना चाहिए, कि मतलब यार कि जैसे अभी आदि गौरव इन्होंने शुरू कर दिया, तो ये होना चाहिए कि आदि गौरव हर बार होना चाहिए, इस बार इसको, या 2-4 साल बाद हो, या 4-5 साल बाद, तो होना चाहिए, हर किसी को, सबको मिलना चाहिए, ताकि उनकी कला का लोगों को भी पता चले कि यार कौन व्यक्ति जो है उस लायक है ना, वो चीज़ है। तो किशन जी, हम इंटरव्यू के आखिरी सेगमेंट में हैं। एक सवाल भाषा को लेकर के मैं रखना चाहूँगा। हमेशा कई लोगों की शिकायत होती है कि आप पहाड़ी लोग, आप हिंदी में बात क्यों कर रहे हो? तो उसका एक रीज़न ये होता है कि गढ़वाली, कुमाऊनी, और अगर हम रंग की भी बात करें तो बहुत अलग होती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करना होता है और दूसरे लोगों तक पहुँचना होता है। लेकिन किशन महिपाल की जब हम बात करते हैं तो वो आते तो रंग समाज से, भोटिया समाज से हैं, उनको रोंगपा आती है, फिर वो गढ़वाली भी बहुत अच्छी गा लेते हैं, जौनसारी भी आपने गाया हुआ है, कुमाऊनी भी आप गा लेते हैं। सवाल मेरा ये है कि कितना मुश्किल होता है गानों को पकड़ना, बिकॉज वो लहजे में गाना एक अलग चीज़ होती है और शब्दों को पकड़ना अलग चीज़ होती है। नहीं, वो एक सिंगर को ना दूसरे लैंग्वेज में गाने में कोई दिक्कत नहीं होती।
सिंगर को शब्द समझाने वाला होना चाहिए, उच्चारण समझाने वाला होना चाहिए, और गाना तो सुरों में ही है ना। एक सिंगर ने तो सुर पकड़ने हैं, तो गाने में दिक्कत नहीं है कोई। अब मीना राणा जी को देखो, तिब्बती में गाती है, और मेरे साथ भूटे लैंग्वेज में गाया उन्होंने, छमत पाकी हाथ छमत अंगड़ी, वो भूटे उसमें गाया। तो कभी कहीं ऐसा लगा नहीं कि ये भूटे है ही नहीं। वो तिब्बती गाते तो ऐसा लगता ही नहीं तिब्बती। मैंने नेपाली गाया हुआ, मैंने जौनसारी गाया हुआ, मैंने कुमाऊनी गाया हुआ। तो शब्द बताने वाला होना चाहिए। अगर आदमी खुद से गाएगा तो कहीं ना कहीं गलती करेगा। लेकिन जो आप बोली में गा रहे हो, उस बोली का बंदा होना चाहिए समझाने वाला। नहीं जी आप यहाँ पे गलत गा रहे हैं। एक तो गाने की बात है, गाने में तो दिक्कत नहीं होती, बात है बोलने में। अगर मैं जब मैं शुरुआत में था, एक लिखने में भी बहुत दिक्कत होती है, मुझे हुई। क्योंकि हम लोग या तो भोटिया बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, और गढ़वाली तो बीच से रहा ही नहीं, कभी हमारा संपर्क ही नहीं रहा। स्कूल में गए हम लोग तो हिंदी में बात करें, गांव गए तो भोटिया में बात करा, गढ़वाली बोलने वाला कोई रहा नहीं हमारे साथ। तो अब मैं इस लाइन में आया तो मेरे को गढ़वाली लिखना है, ये तो इस सीखा मैं दोस्तों से, क्योंकि मेरे सारे दोस्त गढ़वाली हैं। मैं बाहर गाँव से ज़्यादा बाहर रहा हूँ, मैं गाँव में बहुत कम रहा, गाँव में 8-9 तक रहा मैं, उसके बाद तो बाहर ही रहा हूँ मैं हमेशा। 9th 10th 11th सब में हम लोग कमरा किराए पे लेके गोपेश्वर में, दोस्त मेरे सारे गढ़वाली लोग, सारे जो भी गढ़वाली में बात कर, अब वो भी हिंदी में करते थे मुझसे, क्योंकि मेरे को बोलने नहीं आती थी। मैं मुझे तो गढ़वाली। लेकिन जब मैंने इस लाइन में कदम रखा, तो जैसे डुकलान जी की किताबें पढ़नी शुरू करी, ऐसे कविताओं पढ़नी शुरू की, किस शब्द को क्या बोलते हैं। शुरुआत जो ओरे संगली आप सुनोगे तो उसमें बहुत सारे उच्चारणों की गलती है, लगी नहीं रहा कोई गढ़वाली बंदा गा रहा है, वो फील ही नहीं है। लेकिन आवाज़ की वजह से, म्यूज़िक की वजह से लोगों ने पसंद किया, तो धीरे धीरे हो जिया। फिर ऐसे ऐसे करके अब मैं स्टेज में जाता हूँ, कहीं प्रोग्राम होता है तो गढ़वाली में बात करता हूँ। तो अब वो सीखना पड़ा, धीरे धीरे एक हैबिट बन जाती है। लेकिन सबसे बड़ा टफ होता है गढ़वाली में। अब मैं जब गढ़वाली बोलता हूँ ना, पर्टिकुलर एक जगह के शब्द नहीं बोलता हूँ मैं जब बोलता हूँ ना, तो टीरी भी मिक्स हो जाता है, पौड़ी मिक्स, चमोली मिक्स, रुद्रप्रयाग सारा घंज ककड़ी हो जाता है। तो लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि तू अच्छी गढ़वाली बोलता है। यस एक्चुअली मैं अपने गांव में गढ़वाली बोलता हूँ तो वो सब जंग हो जाते हैं, यार ये तो पूरा प्योर गढ़वाली बोल रहा है, तो वो हो जाता है। रही बात हिंदी में बात करने की, देखो अब जैसे हम हैं, मुझे कई लोगों ने एक बार फेसबुक में भी लिखा था, मैंने कोई हिंदी में कुछ लिख दिया था, कुछ लिखा, अपना वाकया लिखा, तो लोगों ने कहा था गढ़वाली होते हो गढ़वाली। अब सेकंड में ये होता है कि अब जैसे अब ये इंटरव्यूज़ हैं, आपका इंटरव्यू हिंदी में बात कर रहे हैं, तो भाई दिल्ली वाले मेरे फैंस हैं। अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ कि फ्यों लड़िया गाना है, 3 करोड़ से ऊपर उसके व्यूज़ हैं, ठीक है। उत्तराखंड की जनता 1.5 करोड़ भी नहीं है, तो बाकी करोड़ कहाँ से आए? वो सारे बाहर के लोग हैं ना। तो बाहर के लोग भी अब मैं इतना 14-15 कंट्री चला गया हूँ मैं, तो कंट्रियों में लोग थोड़ी गढ़वाली समझ रहे होंगे। सही बात है, उन तक पहुँचना भी है आपको। कई गढ़वाली ऐसे हैं जिनको गढ़वाली आती ही नहीं है, और वहाँ प्रोग्राम कराते हो लोग, वो सिर्फ ये सोच के कि हम लोग गढ़वाल के हैं, गढ़वाली, वो सुनते हैं, रोते हैं उन गीतों को सुन के। उनको सिर्फ इसलिए रोना आता है कि वो लोग गढ़वाल के रहते हुए मातृभूमि, अपनी मातृभूमि को याद करते हैं, और उनको गढ़वाली बोलनी समझ नहीं आती, हमारे गानों में एंजॉय करते हैं। तो उन लोगों के लिए हम लोग हिंदी में बात अभी इंटरव्यू है, इंटरव्यू खाली हम उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये इंटरव्यू जो दिल्ली में बैठे हैं मेरे फैंस हैं, जो मराठा में बैठे हैं, जो बंगाल में बैठे हैं, वो लोग भी सुन रहे होंगे। तो क्या मेरा जीवन है, कैसे मैंने किया, तो उनको भी समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग जैसे कई बार फेसबुक में ना हिंदी में लिख देते हैं, कई बार अभी इंटरव्यू, कई बार कोई चीज़ें हम लोग जो नहीं समझ पाए हम लोग हिंदी में, तो ये थोड़ा होना भी चाहिए कि क्लियर होना चाहिए हर चीज़ें, तो जो आपके फैंस हैं उनको भी पूरा समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या। नहीं, एकदम सही कहा आपने। और इसलिए माध्यम भाषा का कोई भी हो सकता है, बस ये कि आप अपने लोगों से अपनी भाषा का नॉलेज रखें, और वो आपस में कम से कम आपस में बोलने की कोशिश करें। अगर आप मुझसे गढ़वाली में कुछ पूछ रहे हो तो मैं गढ़वाली में जवाब दे रहा हूँ, तो मज़ा आ जाएगा ना। अब इतना तो नॉलेज होना चाहिए, जब आप गढ़वाल में रह रहे हो तो आपको बोलना भी आना चाहिए, समझना भी चाहिए। एकदम सही कहा आपने। इंटरव्यू का आखिरी क्वेश्चन है, किशन महिपाल एक अच्छा नाम बन चुके हैं, अच्छी शख्सियत बन चुके हैं, औलाद के लिए क्या सोचा है कि क्या इस लाइन में ही उनको आगे ड्राइव थ्रू करना है, या फिर कोई और दूसरा रास्ता वो चुनने वाला है? नहीं सर, वो तो मैं, देखो मेरे 2 लड़के हैं, और छोटा वाला तो अभी छोटा ही है, 9-10 साल का, उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं, लेकिन बड़े वाले को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। मैंने कोशिश भी करी थी कि हारमोनियम थोड़ा बहुत म्यूज़िक सीख ले, तो लेकिन उसको इंटरेस्ट नहीं है। और मैं कभी उसको ये सजेशन नहीं करूँगा कि इस लाइन में अपना भविष्य बनाओ। अगर भविष्य इस लाइन में बनाना तो उसको टेक्निकली कोई फील्ड में डालूंगा, या फिर अभी मैं उसको म्यूज़िक भी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं उसको इंडियन आर्मी की तैयारी करवा रहा हूँ। सोशल बोलोनी स्कूल है, उसमें इंडियन आर्मी में अगर वो निकल गया
एनडीए में निकल जाए, राष्ट्रीय मिलिट्री एकेडमी में निकल जाए, घोड़ाखाल में निकल जाए, तो अगर इनमें निकल जाता तो अच्छा है। वेल मेरा तो आर्मी में डालने का पूरा प्लान है उसको, क्योंकि उसकी हाइट वाइट मेरे से लंबी चौड़ी है, अच्छा है, 15 साल का है, अभी 9th में है, तो अभी से उसकी ट्रेनिंग चालू है। तो अगर वो निकाल ले ये चीज़ तो ठीक है, बाकी उसके बाद फिर उसका जो मन करे, उसकी जो मर्जी है। लेकिन मैं उसको कभी ये नहीं बोलूँगा तू सिंगर बन। और सिंगर बनना है तो एक क्षेत्र होता है उसका, रीजन बाहर समझो, सब गढ़वाली समझो, कुमाऊनी समझो, अपना म्यूजिक समझो, अपना फोक समझो, लेकिन मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि तो पर्टिकुलर सिंगर पे बेस्ड, जैसे हम लोग हैं। मैं बद्रीनाथ का रहने वाला हूँ, मेरा ज़मीन जायदाद है, मैं चाहूँ तो जितना मैंने ये घर यहाँ पे लाखों में लोन लेके मैंने यहाँ पे घर बनाया है, फ्लैट लिया है, उससे लाखों लोन लेके मैं वहाँ होटल बनाता हूँ, आज करोड़पति होता है ना। लेकिन मैं आज भी EMI दे रहा हूँ और आज भी मैं स्टेज शो पे ही जिंदा हूँ, है ना। तो जब कोविड आया तो कोविड में पता चल गया कि आर्टिस्टों की क्या औकात है, क्या औकात है, स्थिति नहीं, औकात क्या है कि मतलब आप 2 साल को नहीं झेल सकते हैं ना अपनी फैमिली के साथ, तो क्या है, बड़े से बड़ा सिंगर चाहे कोई ना हो। सही आप बात छोटों की बात छोड़ दीजिए, उन बेचारों की क्या स्थिति रही होगी जो बेचारे ढोलक तबला बजाते हैं। सिंगर को तो फिर भी एक अच्छा अमाउंट मिल जाता है, उन लोगों को तो नहीं मिल पाता है, कीबोर्ड वाले को नहीं मिल पाता है, जो बैकग्राउंड कोरस गाते हैं उनको नहीं मिल पाता है। जो फेमस सिंगर है उसको फिर भी मिल जाता है, फिर भी बचा लेता है वो। अब आदमी अपने हिसाब से पैर पसारता ना। मुझे अगर इतना पैसा नहीं मिलता तो मेरी औकात नहीं थी यहाँ पे फ्लैट खरीदने की या मैं गाड़ी खरीदने की नहीं थी, और हमको इतना मिल रहा है तो इसलिए हम लोग अपनी औकात बढ़ा रहे हैं। अब लेकिन वो औकात वहाँ दिख गई कोविड में कि वास्तव में हमारी औकात कुछ नहीं है, हम लोग फालतू के पाँव पसार रहे हैं। ये स्टारनेस ये उत्तराखंड के लिए नहीं है, ये पंजाब के लिए है, बिहार के लिए है और राज्यों के लिए। उत्तराखंड में कोई स्टार नहीं है, 2 दिन में उसकी औकात दिख जाती है। यहाँ पे आदमी कॉलर खड़ा करके ना रहे, बस मेरा यही सजेशन है। आज चल रहे हो तो भगवान करे ज़िंदगी भर चलो, लेकिन कल को नहीं चलोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, खत्म हो जाओगे आप। कुछ करने लायक नहीं रहता ना। आप ड्राइविंग नहीं कर सकते, अगर एक नाम बन गया, अब किशन महिपाल के पास अगर कुछ नहीं है काम करने को, क्या मैं दुकान खोल सकता हूँ देहरादून में? लोग क्या बोलेंगे? मतलब एक अपना स्वाभिमान जग जाता है। फिर मैं ड्राइविंग कर सकता हूँ देहरादून गोपेश्वर, या मैं कुछ ठेका ले सकता हूँ, या मैं कुछ क्या करूँ, मैं कुछ भी करूँगा, प्रॉपर्टी में कमीशन लूंगा या प्रॉपर्टी डीलरों के साथ मिलूंगा। अब देखो ये पहले वहाँ था और अब कहाँ, अभी ये कर रहा है, कमीशन खोरी कर रहा है। तो एक बार नाम बनने के बाद ना आदमी कहीं का नहीं रहता इस इंडस्ट्री में आने के बाद। इसलिए मैं सोचता हूँ कि बच्चों को थोड़ा सा देखो, या तो बनाओ तो ऐसा बनाओ कि टॉप में चले, लेवल पे हो। नहीं बनाना तो अब ऐसा थोड़ी कि तुक्के में आ गया, गा लिया, चल दिया, हिट हो गया, चल दिया, तो तुक्के में थोड़ी ना होता आदमी हिट। प्रॉपर आदमी सीख के आए, ये करे। हम तो तब उस टाइम पे चले जब यहाँ पे जो सीखने वाले लोग कम थे। आज तो सीखने वाले सब आ गए, आज तो सारे सीखने, आज तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया। आज तो आदमी रात को हवाई तवाई गाता है, सुबह हिट हो जाता है, काचा क्याला में गाता है, वो भी हिट हो जाता है। आज का परिवेश अलग हो गया। आज आपको सुनने वाले वो नहीं है कि यार ये कैसा गा रहा है, क्या गा रहा है, वो उनको सुनना चाहिए। आपको अच्छा लगना है, आपको अच्छा लग रहा है तो बस आप हिट है। वेरी ट्रू। ये बट एक चीज़ है यहाँ पर किशन जी की, अगर आपके जो ये वायरल होते हैं ना, शॉर्ट लिव्ड होते हैं कि भाई हाँ ठीक है 4 दिन चलते, 4 दिन बाद लोग भूल जाते नहीं हैं। वो भी है, जो चीज़ जितना जल्दी हिट होता ना वो उतना ही जल्दी नीचे आ जाता है। क्योंकि ये मैं इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि हम भरत मंडपम में एक कार्यक्रम में गए थे, और आपके जो पुराने गाने हैं, मतलब जिनको आप चाहोगे यार किसी एकदम अकेले किसी कोने में बैठ करके आप सुनो, उन गानों पे बच्चों ने बहुत सुंदर डांस किया। वो उसके वीडियोस भी हमारे पास हैं। तो उसी में एक गाना था जो मुझे बहुत खूबसूरत लगा और मैंने पहले नहीं सुना था वो गाना। घसेरियों पे आपने गाया है, तोड़ की डालियों का दिस मेरे गाँव की घसेरी। वाह। तो ये गाना मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको गाएं, उसके बाद हम इंटरव्यू को समाप्त करेंगे, अगर आपको याद हो तो। नहीं याद है थोड़ा बहुत है प्लीज़। ये, बल्कि ये गीत जो है किसी मैं ये भूल रहा हूँ कि ये लिखा किसने था। ये कोई गिरीश सुंदरयाल जी हो, मदन डुकलान जी हो, या कोई अन्य कोई लेखक हैं, उन्हीं का कोई गीत था। और इसमें एक वो नेगी जी का भी है, नेगी जी ने भी लिखा है इसमें एक अंतरा। और मैंने स्पेशली नेगी जी की कविता पढ़ी थी, और मैंने नेगी जी को के पास घर पे गया, मैंने कहा सर मेरी एक अंतरा कम हो रही है और आपकी उस कविता में ये अंतरा का हल है। तो नहीं गा ले बोले। तो नेगी जी ने भी वो कहता है, वो गाना है घसेरी पे है वो। जी जी। तोड़े की डालियों का निस खल खला पालन थरों पर, तोड़ की डालियों का निस
खलखला पलंथरों पर घुस घुस दा थूड़ी पालियां दी मेरा गाँव की घसेनी वा घुस घुस दा थूड़ी पलियां दी मेरा गाँव की घसेनी वा तोड़ की डालियों का निस, इस टाइप का था वो। मैं अंतरा थोड़ा भूल रहा हूँ। वहाँ भी एक नेगी जी के लिखा हुआ है शायद ये। वहाँ भी एक होली हाय भारू बिसेक सांस ससेक वहाँ भी एक होली हाय भारू बिसेक सांस सिसेक गाती ककूमर छट्याणी होली मेरी हिया की रानी वा। तो ये कुछ शब्द ऐसे बहुत सारे कवियों के शब्द हैं बहुत बहुत बस शब्दों को सुनकर के ही बड़ा आनंद आ जाता है। बहुत मुझे इस टाइप के ही वो अच्छे लगते हैं जब मैं कविता पढ़ता हूँ। और इस टाइप के मैं गीत मैंने वो जैसे साखियों बटी ये तोड़ के डालियों करने से, ये तो एक है कि आपको कॉमर्शियल बनना पड़ता है। अगर आप कॉमर्शियल गीत नहीं गाओगे तो फिर आपको स्टेज शो नहीं मिलेंगे। अभी तोड़ के डालियों के लिए थोड़ी सुनेंगे लोग, साखियों बटी थोड़ी सुनेंगे। लेकिन एक ये है, मैं इनकी तो अभी मेरा एक पलायन पे गीत आ रहा है, बेरेडी, ये निरंजन सुयाल जी का लिखा गीत है। ये भी एक लेखक हैं, साहित्यकार हैं। बेरेडी की भी ऐत जावा कोई घार लाटा सिरेड़ी की भी हमत छाए सार लाटा सारे सारा ढूंगा भी छन घाटू बैठ्या घाम पानी सर की छोयक सार लाटा। तो ये पलायन पे, अब मुझे इस टाइप के गीत बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर गीत हैं। और हाँ, तो इसी अब थोड़ा लोग बोलते हैं ना कॉमर्स, जब आपको इस टाइप के गीत पसंद है तो आप कॉमर्स, तो कॉमर्शियल नहीं गाएंगे तो स्टेशन नहीं होगा, नहीं स्टेशन नहीं होगा तो हम गा ही नहीं पाएंगे अगला फिर। तो एक्चुअली मतलब आपको दिखने के लिए आपके गाने भी सुने जाने चाहिए, कम से हिट वाला जो आजकल का जो वायरल वाला ट्रेंड है ना, हाँ, उसमें भी आपको जाना ही पड़ता है। उसमें भी जाना चाहिए। फिर गजल, जो मेरा शौक है इस टाइप का गीत गाना, सूफियाना गाना, वो भी मेरा शौक भी पूरा होना चाहिए, लोगों का भी शौक पूरा होना चाहिए। और इसी से फिर संगीतमय जिंदगी तभी चल पाएगा। बहुत सही कहा आपने। तो वैसे वैसे तो ये गाना, इस गाने के बाद कुछ और तो बनता नहीं है, लेकिन एक हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने इंटरव्यू को हम भगवान के नाम के साथ ही ख़त्म करें। और जब एक गायक हो, जब शुरुआत ही हमने भगवान के नाम से की है, तो मैं चाहूँगा कि एक कोई भगवान का कोई भी गीत भजन आपको याद हो, उसके साथ हम इस इंटरव्यू को ख़त्म करें। ये माता जी का एक मांगल मैंने गाया था, उसमें ये होजिया में है। ये हमारे दादी लोग गांव में गाया करते थे माता का मांगल, तो उसको मैंने गाया था। ओ, ये हमारे इष्ट देवी भी है, कुल देवी भी। अच्छा, ओके। भुवनेश्वरी माता, जगदम्बे माता, दो हमारे कुल देवी इष्ट देवी। ओ राजी खुशी रोलो देवी चढ़लू कला फूला ओ तौचा कैलाश देवी मियोलू द्योलू कला फूला। जय माँ जगन्नाथ। बहुत खूबसूरत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ढेर सारी बातें हमसे की और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने खुल करके हर मुद्दे पर अपनी बात रखी। सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि आप कमियां भी गिनाएं और अच्छाइयां भी गिनाएं, और वो आपने किया है। तो ये थे हमारे साथ किशन महिपाल जी। आपने उनके गीत सुने, आज आपने उनके विचारों को जाना, और शायद जिन्होंने उनके पुराने इंटरव्यूज़ नहीं देखे होंगे उन्होंने उनकी निजी ज़िंदगी को भी जानने की यहाँ से कोशिश की होगी। और एक बात जो इस इंटरव्यू का निचोड़ निकलता है
है वो यही है कि ठीक है, आपको गाने गाने हैं, आप शौक पालिए, लेकिन शौक के साथ थोड़ा अपने गले को तराशिए, उसको तैयार कीजिए और कुछ ऐसे गीत लिखिए, ऐसे गीत गाइए जो जनमानस पर सालों साल तक टिके रहें, 2 दिन का वायरल ना रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया किशन महिपाल जी। एंड इसी के साथ आज हमारे साथ किशन महिपाल जी थे। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।